एक्सपेरिमेंट है उसको आप देख सकते हो और उसकी जो टोटल सैम्पल स्पेस आ रही है वो 36 आ रही है। 6 क्रॉस 6 का एक मैट्रिक्स सा बन रहा होगा ना यहाँ पे, आई क्रॉस जे का, और आई और जे की वैल्यूज़ 1 से 6 तक वेरी कर रही हैं। दोनों जो डाई हैं उन पे 1 और 1 आता था, 1,1। अगर पहले पे 1 आता है, दूसरे डाइस पे 2 आता था, 1,2, फिर 1,3 से 1,6 तक 6 आउटकम्स ये हो गई। फिर 2,1, 2,2 से 2,6 तक 6 ये हो गई। फिर 3,1 से 3,6 तक 6 ये हो गई। फिर 4,1 से 4,6, फिर 5,1 से 5,6, और फिर 6,1 से 6,6 तक आप वेरी करोगे तो टोटल 36 आउटकम्स आएंगी जब आप 2 डाइस रोल करते हो, और ये सैम्पल स्पेस है 36 आउटकम्स की। अब यहीं पे अगर आपसे कहा जाए कि 2 के बजाय 3 डाइस रोल करने हैं या 3 डाइस टॉस करने हैं, तो फिर आई कोमा जे कोमा के हो जाएगा यहाँ पे, और आई जे और के तीनों जो हैं 1 से 6 तक वेरी करेंगे। तो आप खुद ही देख लो कि 6 की पावर 3 जो है वो टोटल आपके पास आउटकम्स आएंगी। वो एक्सपेरिमेंट काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में जब 100 से भी ज़्यादा आउटकम्स आ रही हों तो आपने उस वक्त सारी आउटकम्स को लिस्ट करके सैम्पल स्पेस नहीं बनानी। जैसा कि यहाँ पे उसने 36 आउटकम्स को भी लिस्ट करके सारी नहीं दिखाई हैं, जस्ट उसने रिप्रेजेंट कर दिया कि आई कोमा जे और आई और जे 1 से 6 तक वेरी करेंगे तो ये 36 ही बनेंगे। जैसा कि ऊपर उसने किया है जब 2 उसने कॉइन टॉस किए थे या 2 कॉइन्स फ्लिप किए थे तो उसमें 4 टोटल आउटकम्स थी, तो 4 आउटकम्स को तो लिख सकते हो बड़ी इजीली, उसने बना दी। 3 कॉइन्स भी फ्लिप करते हो तो जो है वो 16 बनेंगे, तो उसने 16 को भी लिख के नहीं दिखाया, उसने जस्ट 2 का स्ट्रक्चर बना दिया। आगे आप खुद ही सोच सकते हैं। डाइस में भी ऐसे ही है, उसने 2 डाइस की आउटकम बता दी है कि 36 बनेंगी। 3 डाइस रोल करने पे 6 की पावर 3 टोटल आउटकम्स आएंगी, और वो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि वो कैसी होंगी। आखिरी जो है वो कंटिन्यूस, जो अभी तक एग्जांपल्स थी एक्सपेरिमेंट्स की वो डिस्क्रीट एक्सपेरिमेंट्स थे, उनमें फाइनाइट टाइप की आउटकम्स जो है वो आपके पास आती हैं। लेकिन जो अब फिफ्थ एक्सपेरिमेंट है वो बता रहा है कि कंटिन्यूस टाइप के भी एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। और फिफ्थ एक्सपेरिमेंट में वो कह रहा है कि इफ़ द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ मेजरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ ट्रांजिस्टर, कि अगर एक ट्रांजिस्टर की लाइफ टाइम मेजर करनी हो आवर्स में तो वो एक कंटिन्यूस वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप जो है देन द सैम्पल स्पेस कंसिस्ट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। अब जाहिर ही बात है कि अगर सारे ट्रांजिस्टर्स की लाइफ टाइम मेजर करना शुरू कर दें तो हो सकता है कोई ट्रांजिस्टर फ़ौरन ही ख़राब हो जाए 0 आवर्स में, कोई 0.5 आवर में, या 1 आवर में, 2 आवर में, या कोई कई साल चलता रहे। तो ये 0 से लेके कहाँ तक आवर्स के हिसाब से जाएंगी, थाउजेंड मिलियंस तक जा सकते हैं आवर्स। सो इसलिए उसने कहा है कि हम इस तरह के केस में जस्ट x लिखेंगे, x इज़ अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, और वो 0 से इन्फिनिटी तक कोई भी हो सकता है। तो ये सैम्पल स्पेस आपके पास आ गई, सारे सेट ऑफ रियल नॉन नेगेटिव रियल नंबर सारे के सारे इस सैम्पल स्पेस में आ गए। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस टाइप के वेरिएबल की एग्जांपल है। हम डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे इंशाल्लाह सून। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखिएगा कि डिस्क्रीट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस भी हैं, और जहाँ पे वेरिएबल कंटिन्यूस बन जाता है तो वहाँ पे कंटिन्यूस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक तो आपके पास मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट्स आ गए हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स की सैम्पल स्पेसिस किस तरह की होंगी। ठीक है, अब आपने इन एक्सपेरिमेंट्स को थोड़ा सा वेरी करना है। कॉइन्स 2 से 3 कर लिए, डाइस 2 से 3 कर लिए, आवर्स कैलकुलेट करने हैं या कुछ और कैलकुलेट कर लिया, तो ये वेरिएशन यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हो सकती है। अब आप इन सैम्पल स्पेसिस में से किस तरह के इवेंट्स चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो उनके इवेंट्स की हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे वो कह रहा है कि इन द प्रीसीडिंग एग्जांपल 1 सपोज कर लो कि ई जो है वो अगर मैं जी ले लूँ तो जी क्या था कि वो गर्ल के लिए था इवेंट। देन ई इज़ द इवेंट दैट द चाइल्ड इज़ अ गर्ल। तो आपके देख लिया कि इवेंट जो है वो सैम्पल स्पेस का एक सबसेट होता है, तो जी एक सबसेट है सिंगलटन आपके पास उस सैम्पल स्पेस का। तो ये एक इवेंट है, और इसकी प्रोबेबिलिटी जब कैलकुलेट करनी होगी तो जी जो है वो एक ही था, क्योंकि सैम्पल स्पेस में और टोटल जो थी वो 2 आउटकम्स थी। तो गर्ल की प्रोबेबिलिटी, बर्थ की, न्यू बॉर्न बेबी के गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स इन द फेवर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैम्पल स्पेस। और इसी तरह बॉय की प्रोबेबिलिटी, बॉय का इवेंट फॉर्म कर लिया कि द बेबी इज़ अ बॉय, तो वो जो बॉय के लिए एक ही आउटकम आएगी बी वाली, और वो एक आउटकम में डिवाइडेड बाय 2 आउटकम्स ऑफ द सैम्पल स्पेस 1/2, अगेन 50% चांसेस। ठीक है, 1/2 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में बताओगे तो 0.5, और अगर परसेंटेज में बताओगे तो 50% चांसेस। ठीक है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना है, प्रोबेबिलिटी को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास परसेंटेज में जवाब आएगा। अदरवाइज अगर जस्ट पॉइंट्स में बताओगे तो वो जस्ट प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी 0.5 है इस इवेंट की। फिर एक और इवेंट एग्जांपल 2 में से ले लिया, ई ऑल आउटकम्स इन एस स्टार्टिंग फ्रॉम 3।
अब ये जो था वो 7 हॉर्सेस की एग्जांपल थी कि 7 हॉर्सेस अगर आपके पास उस गेम में मौजूद हैं जो रेस में हिस्सा ले रहे हैं, डिस्टिंक्ट 7 हॉर्सेस, तो उन 7 हॉर्सेस की जो सैम्पल स्पेस थी उसमें 7 फैक्टोरियल आउटकम्स थे। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एक इवेंट बनाएं और उस इवेंट में क्या है, ऑल आउटकम्स आर कंसिडर्ड इन द सैम्पल स्पेस एज विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ 3। इसका मतलब क्या है कि ये कौन से आउटकम्स हैं? ये वो आउटकम्स हैं कि सपोज कर लो कि आपसे कहा जाए कि लेट ई बी द इवेंट दैट द हॉर्स 3 इज़ द विनर, हॉर्स नंबर 3, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम 3 है ना, तो उसका मतलब है कि हॉर्स नंबर 3 जो है वो फर्स्ट आया है रेस में, तो तभी वो जो सारे सीक्वेंस हैं वो 3 से स्टार्ट हो गए। तो ये वो सारे इवेंट्स हैं या वो सारे केसेस हैं जब हॉर्स नंबर 3 विन करता है रेस को। तो प्रोबेबिलिटी अगर बतानी हो कि बताएं जी कि हॉर्स नंबर 3 विन करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कौन मुझे इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बता रहा है? बिल्कुल शॉर्ट सा क्वेश्चन है आपसे, बताएं प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कौन बता रहा है? अच्छा, जो ये बता रहा है उसको मैं +2 मार्क्स दूंगा इंशाल्लाह मिड टर्म में, उसके अपने नंबर्स के अलावा। चलें जी, अब बताएं प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई आपने बतानी है, और वो प्रोबेबिलिटी है कि हॉर्स नंबर 3 विन करता है आपके पास रेस जो है, वो हॉर्स नंबर 3 विन करता है। सैम्पल स्पेस क्या है? 7 हॉर्सेस आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस, 1 से लेकर 7 तक के हॉर्सेस रेस में पार्टिसिपेट करेंगे। इवेंट है कि सारे सीक्वेंस जो 3 से शुरू होते हैं, यानी कि हॉर्स नंबर 3 विन करता है, ये इवेंट आ गया। आपसे पूछा जा रहा है कि ई इवेंट जो है इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं, तो आपने वो सारे सीक्वेंस काउंट कर लेने हैं जिनमें 3 विन करता है रेस को, तो वो सारे सीक्वेंस काउंट करके न्यूमरेटर में रखने हैं। डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल रहेगा सैम्पल स्पेस, और इसका आंसर जो है इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। मैंने आपसे पूछा है कि मुझे बताएं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हॉर्स नंबर 3 विन करेगा ये रेस, यानी कि ई की प्रोबेबिलिटी। कौन बता रहा है? कोई ट्राई करना चाहेगा? सर ट्राई करते हैं। जी, हमारा ट्राई कर रही हैं, वेरी गुड। हमारा 1-2 मिनट ले लें, आप लिख के बेशक कर लें, मुझे सिर्फ आंसर बताइएगा, और सिर्फ आपके अलावा किसी ने अभी तक अटेम्प्ट भी नहीं किया है। ओके, चलें जी, मेरा नहीं ख्याल कि ये मुश्किल है। अभी जब आंसर आपके सामने आएगा तो फिर आपको भी पता चल जाएगा कि ये इतना मुश्किल काम नहीं है। तो इसमें आपने करना सिर्फ ये है कि सारे जो सैम्पल स्पेस आपको बताया है कि 7 फैक्टोरियल आउटकम्स हैं सैम्पल स्पेस में, उसमें से वो सारी आउटकम्स आइडेंटिफाई करनी है जिनमें 3 जो है वो पहले नंबर पे आ रहा है। तो ये आपने काउंट करनी है, और ये काउंटिंग गेम है। चैप्टर 1 में काउंटिंग आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली है, चैप्टर 1 में मुख्तलिफ तरह की चीज़ें काउंट करके, पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चंस थे, तो इस उसी को यूज़ करना है फर्स्ट चैप्टर के कुछ बेसिक थ्योरम्स को, तो आपको यहाँ पे इसके आउटकम्स मिल जाएंगे। तो ज़रा मुझे बताइएगा तो मेरा कि क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी, कितना टाइम चाहिए? मेरा ख्याल है ये सर 2 मिनट 35। 35 प्रोबेबिलिटी का आंसर चाहिए, ये वाला। ओके सर। जो आपने 35 बोला ये किस चीज़ का आंसर है? ये न्यूमरेटर में था जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे है। सर क्वेश्चन रिपीट कर दें एक दफा। आपने बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई, यानी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द हॉर्स 3 विंस, और हॉर्स 3 विंस करने का जो इवेंट है वो ई में लिखा हुआ है, और उस इवेंट में वो सारी आउटकम्स आ रही हैं विच आर स्टार्टिंग विद द 3। ये जो क्वेश्चन जो इवेंट ये लिया है ई, ये इवेंट इस एग्जांपल से लिया है, ये एग्जांपल नंबर 2 में से। एग्जांपल 2 में जो उसने बनाया है सैम्पल स्पेस, ऑल 7 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 7, ये सैम्पल स्पेस है। और इस सैम्पल स्पेस में वो सारे सीक्वेंस हाईलाइट करने हैं जो कि 3 से शुरू होता है, क्योंकि इसमें तो सारे सीक्वेंस है 1 से शुरू होने वाले, 2 से, 3 से, 4 से, 5 6 7 किसी से भी शुरू हो सकता है। 7 नंबर्स की सारी परम्यूटेशंस हैं यहाँ पे। आपको सारी नहीं चाहिए, आपको वो चाहिए जो 3 से शुरू होती हैं, और जो 3 से शुरू होती हैं वो सारी परम्यूटेशंस हैं जिसमें हॉर्स नंबर 3 विन करता है, क्योंकि पहले नंबर पे जो आ रहा है वो विन कर रहा है। अगर पहले नंबर पे 3 आ रहा है तो हॉर्स नंबर 3 विन कर रहा है। तो मैंने इसी को रीराइट करके पूछा आपसे
कि हॉर्स 3 के विन करने की प्रोबेबिलिटी बताएं, तो आपने जस्ट ये बताना है कि ई के अंदर कितनी आउटकम्स आएंगी 7 फैक्टोरियल में से। 7 फैक्टोरियल टोटल आउटकम्स हैं उस एक्सपेरिमेंट की। अब उसमें से ई में कितनी आउटकम्स आ रही हैं वो आप न्यूमरेटर में रखेंगे, उसको 7 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट हॉर्स नंबर 3 विन्स द रेस। तो आंसर मिला है हमारा। चलो अगर आपको 1-2 मिनट में नहीं मिलेगा तो फिर मैं खुद ही आंसर रिवील कर दूंगा, बताएं। सर जस्ट 1 मिनट बस हो गया। अच्छा जी, ओके ओके करें आप। मैंने कहा था +2 मार्क्स जो हैं वो मैं दूंगा मिड में इस क्वेश्चन के अगेंस्ट, ठीक है। तो किसी और ने अगर ट्राई करनी है तो वही भी 1 मिनट है। आंसर जो है वो कोई ना कोई आंसर जो है वो सर दे के सकते हो जी। कौन है? दो दो 2592 आई थिंक सर, जब मल्टी 2000 डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो आंसर है वो 2592। आई थिंक सो सर। देखो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा ना वो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई। और आपने एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में देखा है कि प्रोबेबिलिटी वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी आना तो वैसे ही गलत है, जिस तरह नेगेटिव प्रोबेबिलिटी आना गलत है। तो आपका आंसर तो 1 से बड़ा नहीं, आपका तो 2000 से भी बड़ा आ रहा है। सर आंसर 0 पॉइंट में आ सकता है। 0 पॉइंट सर जी 0 1 0 सही पॉइंट। बात है। 0 से 1 के दरमियान में है तो फिर 0 पॉइंट की फॉर्म में ही होगा ना। 0 से 1 ये के सर दरमियान सर 0 बताएं। पॉइंट ट्रिपल 05। 0.0005। तो ये जो आंसर आप बता रही हैं ये फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या है? अगर आप मुझे फ्रैक्शन की फॉर्म में बता दें। 1/1680। 1/1680। जी हाँ अच्छा, चलो अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। किसी और ने आंसर देना है इसका? अच्छा देखो आपके पास जो है सर आपके पास 1/840। 1/840। चलो दूसरी ऑप्शन आ गई 1/840। देखते हैं इनमें से कौन से करीब है। जी सर ये 1/840 भी आ रहा है। ओके ये भी आ सकता है आप कह रही हैं, और ये भी आ सकता है आप कह रही हैं। हाँ चलो मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिसमें सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस मैंने आपको बता दी है। सैम्पल स्पेस में क्या होना है, 1 से लेके 7 तक के सारे नंबर्स की परम्यूटेशंस लेनी है जो कि बनती हैं 7 फैक्टोरियल, और आपने 7 फैक्टोरियल रख दिया डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब आपको कहा कि आपने अब इवेंट की फेवर में देखना कितनी आउटकम्स हैं सैम्पल स्पेस में से। इवेंट की फेवर में जो सैम्पल स्पेस की आउटकम्स आएंगी वो आएंगी 3 से शुरू होने वाली, यानी कि वो सारी आउटकम जिसमें हॉर्स नंबर 3 नंबर पोजीशन 1 पे आता है, हॉर्स नंबर 3 विन करता है रेस को। सेकंड पोजीशन पे कौन सा आता है हमें नहीं फ़र्क पड़ता, थर्ड पे कौन आता है हमें नहीं फ़र्क पड़ता, फोर्थ पे कौन आता है नहीं फ़र्क पड़ता, 5 6 एंड 7। तो इसका मतलब है कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया आखिर में ये वो रेस के रिजल्ट्स हैं जिसमें पहले नंबर पे हॉर्स नंबर 3 आया है, और बाकी सारी पोजीशंस पे जो हैं वो हॉर्स नंबर 2 से लेके 1 2 और फिर 4 5 6 7, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। अब मुझे बताएं कि इसको फिल करने के कितने तरीके हैं। बॉक्स नंबर 2 पे कितने नंबर्स आ सकते हैं? 6। बॉक्स नंबर 3 पे 6 आ सकते हैं। हाँ जब उन 6 में से एक नंबर सर का उन 6 में से एक हॉर्स जब सेकंड पोजीशन पे आ गया। 5 हो जाएगा। जी सर बिल्कुल 5 देखो ना, हाँ बिल्कुल 5 आएगा क्योंकि उन 6 रिमेनिंग हॉर्सेज में से कोई एक हॉर्स सेकंड नंबर पे आ गया। अब थर्ड नंबर का हॉर्स है कि पोजीशन वाइज थर्ड नंबर पे कौन सा हॉर्स आता है, तो 5 रह गए होंगे हॉर्स, उनमें से कोई एक थर्ड पोजीशन पे आएगा, फिर उनमें से कोई एक फोर्थ पे आएगा, उनमें से कोई एक फिफ्थ पोजीशन पे आएगा, उनमें से कोई एक सिक्स्थ पे आएगा, और लास्ट जो ये बचेगा सर वो यू होना था 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, ऐसे होना था। जी बिल्कुल 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 1 है, क्योंकि जो 3 है वो नंबर ऑफ वेज नहीं है। 3 वाज अ फिक्स पोजीशन के 3 नंबर हॉर्स जो है वो पहले नंबर पे आ रहा है। तो ये बाकी तो मैंने नंबर ऑफ वेज लिखे हैं, लेकिन पहले नंबर पे मैंने पोजीशन लिखी है 3 की, यानी कि यहाँ पे जो एक्चुअल नंबर है वो यहाँ पे 1 है कि नंबर ऑफ वेज टू फिल द फर्स्ट पोजीशन इज 1, के पहले नंबर पे तो हॉर्स नंबर 3 नहीं आना है, पहले बॉक्स जी को जो फिल सर। करना है हॉर्स नंबर 3 नहीं करना है, तो वो नंबर जी 1 सर है, नंबर 1 पता वे। चल गया। फिर बाकी सब के लिए 6 वेज 5 वेज 4 वेज। तो अब देखो 6 फैक्टोरियल ओवर
6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 7 फैक्टोरियल, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो क्या जवाब आएगा? 1/7 1/7 एग्जैक्टली। तो द प्रोबेबिलिटी थी वो आनी थी 1/7, जो कि ऑब्वियसली 0 से 1 के दरमियान में है। और 2 मार्क्स किसी को भी नहीं मिले, लेकिन हुमैरा ने अटेम्प्ट किया, इसलिए हुमैरा को 1 नंबर मैं दे दूंगा एक्स्ट्रा। हुमैरा, आपने मुझे याद कराना है, आपके रिजल्ट में मैं 1 नंबर ऐड कर दूंगा। ओके चलो ठीक हो गया। तो ये बस जो है कोई मुश्किल तो काम नहीं था। ये तो आपने जब काउंटिंग गेम्स देखी थी तो उनमें आपने परम्यूटेशन को काउंट करना सीखा था ना, और जब परम्यूटेशंस में कोई पोजीशन फिक्स की जाती है तो वो भी आपने एग्जांपल देखी थी इस तरह की। तो ये जस्ट वो आपने यही काम वहाँ यहाँ पे करना था कि परम्यूटेशन स्टार्टिंग विद द 3, तो ये देखो एक पोजीशन फिक्स कर दी है, तो उस पोजीशन को आप फिक्स कर दो जो उसने की है, बाकियों को वेरी कर लो जिस तरह से बाकी वेरी हो सकते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो ये एग्जाम्पल 2 का आपने देख लिया। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 3 में उसने 2 कॉइन्स टॉस किए थे, उसकी आउटकम्स थी। तो अगर कोई इवेंट आप ऐसा कि ई एक इवेंट है जिसकी आउटकम्स हेड हेड और हेड टेल हैं, अब ये तो उसने इवेंट खुद ही आपको एक सैम्पल स्पेस का सबसेट दे दी है। अगर वो इस इवेंट को एलेबोरेट करता, यानी कि इंग्लिश स्टेटमेंट के ज़रिए बताता फॉर एग्जांपल, तो वो कहता कि ऐसी आउटकम्स बताएं दैट ई इज़ द इवेंट दैट अ हेड अपीयर्स ऑन द फर्स्ट कॉइन। तो ये एक आउटकम इवेंट हो सकता है जो कि एलेबोरेट किया हुआ है, और इस इवेंट की जो आउटकम्स आएंगी वो इस ई की फॉर्म में आएंगी, जो कि यहाँ पर मैंने सर्कल कर दिया। यानी कि अगर कहा जाए कि ई इज़ द इवेंट दैट, पहले एक्सपेरिमेंट बताया जाएगा। एक्सपेरिमेंट ये है कि 2 कॉइन फ्लिप किए हैं, फिर इवेंट ई ये है कि फर्स्ट कॉइन पे हेड आता है, तो फर्स्ट कॉइन पे हेड फिक्स कर दो, दोनों आउटकम्स में फर्स्ट कॉइन पे हेड है। सेकंड आउटकम को वेरी कर लो, तो हेड टेल 2 ही आउटकम्स वेरी हो सकती हैं सेकंड पोजीशन पे। तो ई में टोटल 2 ही आउटकम्स आएंगे और ये आपने खुद चूज़ करना होगा। यानी कि मैं आपको सिर्फ ये सेकंड नंबर पे जो स्टेटमेंट आ रही है ये बताऊंगा। मैं सिर्फ ये लिखूंगा कि फाइंड द डिफाइन द इवेंट दैट द हेड अपीयर्स और द टेल अपीयर्स ऑन द फर्स्ट पॉइंट। मैंने आपको सिर्फ इतना बताना है, आपने उस इवेंट की आउटकम्स खुद ही लिखनी है कि सैम्पल स्पेस में से कौन कौन सी आउटकम्स इस इवेंट को सेटिस्फाई करती हैं, उनको आपने ई में शामिल करके एक इवेंट बना लिया। उस इवेंट में जो आउटकम्स हैं उनको काउंट कर लिया और डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम्स को रख दिया, डिवाइड किया, आंसर लेके आए जो कि प्रोबेबिलिटी आएगी। और अगेन वेरिफिकेशन चेक, नॉन नेगेटिव नंबर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। 1 से बड़ा 1.2 भी अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, या -0.1 भी आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। 0 से 1 के दरमियान में 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, या इनके दरमियान में हो सकती है। तो ठीक है, ये छोटी छोटी एग्जांपल्स दी हुई हैं यहाँ पे इन्होंने, बड़ी आसान आसान। आपने इनको एक बार खुद से भी वेरीफाई करके देख लेना है, या इनमें थोड़ी सी वेरिएशन करके, यानी कि मैंने यहाँ पे हेड की जगह टेल लिख दिया या फर्स्ट की जगह सेकंड कॉइन लिख दिया, तो थोड़ी सी वेरिएशन करके क्या आंसर चेंज हो सकता है वो आपने इस तरह खुद करके देखना ही है और मुझसे पूछना है कि अगर कोई आपको ना समझ आए। ओके, एग्जांपल 4 में जो एक्सपेरिमेंट था उसमें 2 डाइस उसने टॉस किए थे और टोटल 36 आउटकम्स थी एक्सपेरिमेंट में। अब यहाँ पे जो उसने इवेंट बनाया है उसके लिए वो ये बनाया है कि ई इज़ द इवेंट दैट द सम ऑफ द डाई इज़ 7। यानी कि दोनों डाइस के ऊपर जो आउटकम्स आई हैं टॉप पे, जो डाई को हम तरीका होता है डाई को टॉस करने का, कि डाई के जो टॉप फेस के ऊपर नंबर आता है जो हमें नज़र आता है ऊपर से, वो उसको कहते हैं कि ये उस डाई की आउटकम है। तो अगर 2 डाई टॉस किए हैं तो उन दोनों डाई के अपने अपने नंबर आउटकम में आएंगे, तो उन दोनों नंबर्स का सम होगा वो 7 होना चाहिए, ये इवेंट है। तो आपको खुद पता होना चाहिए कि अब 36 आउटकम्स में से कौन कौन सी आउटकम्स ऐसी हैं जिसमें दोनों डाई का सम 7 आता है। तो पहले डाई पे 1, दूसरे पे 6, ये भी 7 प्रोड्यूस करेगा। पहले पे 2, दूसरे पे 5, 7 प्रोड्यूस करेगा। पहले पे 3, दूसरे पे 4, 7 प्रोड्यूस करेगा। और इन्हीं की रिफ्लेक्शंस, यानी कि पहले और दूसरे डाई के आउटकम्स को स्विच कर लो तो ये भी अलग अलग आउटकम्स हैं, ये सेम नहीं है। 1 और 6 का आना और 6,1 का आना ये अलग अलग है, क्योंकि वहाँ पहले डाई पे 1 आया था, अब पहले डाई पे 6 आ रहा है, तो ये अलग अलग आउटकम्स हैं। तो ये दो बार उसने ली है। तो ये 6 आउटकम्स जो हैं सैम्पल स्पेस की ऐसी हैं जिनमें डाई का जो सम है वो 7 आता है। तो ये आपने पहले, मैंने आपको इंग्लिश की स्टेटमेंट के तौर पे बताया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई दैट द सम ऑफ द डाई 7। आपने खुद ही उस इवेंट ई की आउटकम्स लिस्ट की, एक सेट बनाया ई का, ये आपने खुद करना है सैम्पल स्पेस को देखते हुए, और फिर आपने इसको काउंट कर लेना कि 6 आउटकम्स फेवर में आ रही हैं और 36 आउटकम्स जो हैं वो सैम्पल स्पेस की आ रही हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी फिर इस इवेंट की कि डाइस का सम 7 होना चाहिए? कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? कितनी प्रोबेबिलिटी है?
सिंप्लीफाई करना है, यानी कि फ्रैक्शन, तो यानी 1/6 हो जाएगा। आपने जो अपनी प्रोबेबिलिटीज़ को लिखना है वो कोशिश करनी है कि सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें, ठीक है। और सिंप्लीफाइड 0 पॉइंट, अगर पॉइंट में लिखेंगे तो 0.1 आ जाती है। 0.1, ठीक है। पॉइंट की फॉर्म में लिखोगे तो कोशिश करो कि 2 डेसिमल आंसर दें, और अगर आपने 1 डेसिमल, अगर आपने नहीं डेसिमल लेना चाह रहे, कैलकुलेटर नहीं है, तो आप वैसे ही इसकी फ्रैक्शन की फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन की फॉर्म में इसका आंसर दें। 1/6 इज़ द अप्रोप्रिएट आंसर, तो ये सही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दूँ, मिसाल के तौर पे मैं प्रोबेबिलिटी आपको बता रहा हूँ इवेंट्स की, तो सपोज करो कि यही एक्सपेरिमेंट है एग्जांपल 4 वाला। एग्जांपल 4 में एक्सपेरिमेंट क्या है कि आपने 2 डाइस टॉस किए हैं 36 आउटकम सैम्पल स्पेस की। मैं आपसे कहता हूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कंसिडर द इवेंट दैट एट लीस्ट 1/6 अपीयर्स ऑन अ डाई, ठीक है, या इन द इवेंट एट लीस्ट 1/6 अपीयर्स। सिर्फ ये इवेंट है आपके पास, एट लीस्ट 1/6 अपीयर्स। तो आपके पास सैम्पल्स, आपके पास इवेंट में कितनी आउटकम्स आ जाएंगी? एट लीस्ट 1/6 अपीयर्स। तो सर 2 कितनी वो आउटकम्स क्या हैं आप बताएं? 1,6 एक आउटकम आपकी एंड आ सकती है, 6,1 जी 6,1 सर और 6,6 भी तो है, तो उसमें क्या 6 नहीं है? 6,6 वो भी तो आपकी सैम्पल स्पेस में है ना, एंड दोनों पॉइंट्स। 1,1 नहीं नहीं, 1,1 नहीं, क्योंकि मैंने कहा है एटलीस्ट 1/6 अपीयर्स, यानी कि कम से कम एक छिक्का आपका आ जाए। तो इस ओके आउटकम, तो इसके अगेंस्ट 1,6 भी हो सकता है कि पहले पे 1 दूसरे पे 6, 6,1 भी हो सकता है, 6,6 भी हो सकता है, और भी तो आउटकम्स हैं मेरा ख्याल है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि कम से कम एक 6 जी आए, सर तो कितनी सर आउटकम्स वो और? यूँ हो जाएगा 6,2 या 6,3, 6,4 समथिंग। आप तरतीब से शुरू करें, सारी 6 के साथ सारी यानी कि रहती हैं हाँ एग्जैक्टली, यानी कि आप तरतीब से शुरू करें, 1,6, 2,6, 3,6, 4,6, 5,6, 4,6 जी। 6,6। ये वो और आउटकम्स हैं 6 जिनमें आपने सेकंड पे 6 को फिक्स रखा हुआ है, फिर आप जी फर्स्ट सर पोजीशन पे 6 फिक्स करें, तो 6,1 आप फिर 6,2 हाँ 6,3 एग्जैक्टली 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5। अब 6 दोबारा लोगे तो ओवरऑल 6 दो बार आ जाएगा, तो एक बार काट देना। अब मुझे बताएं टोटल कितनी आउटकम्स फेवर में आ गई हैं, काउंट करें जो मैंने अभी तक बोली हैं सारी आउटकम्स, एक बार खुद से बेशक रिकॉल करके उसको काउंट करते जाएं फिंगर्स में। सर मुझे बताएं 11 कितनी आएंगी। हाँ 11 आएंगी, क्योंकि दोनों बार 1,6 से 6,6 तक 6 ये हो गई, फिर 6,1 से 6,6 तक 6 वो हो गई, और 6 दो बार आया, तो 11 टोटल आउटकम्स आपके फेवर में जा रही हैं, और 36 टोटल आउटकम्स हैं एक्सपेरिमेंट की। तो 11 नंबर 36 सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन है, तो यही आपकी प्रोबेबिलिटी है, और ऑब्वियसली न्यूमरेटर छोटा है तो ये आंसर 1 से छोटा आएगा, ठीक है। तो फाइंड करना प्रोबेबिलिटी आसान है, नहीं है? ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है? ये प्रोबेबिलिटी जो आपने बताई है 11 ओवर 36, ये प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक 6 आपका आएगा जब आप 2 डाइस टॉस कराओगे। सही हो गया। अब मैं कोई वेरिएशन दूँ अगर 2 डाइस की या डाइस की किसी एक्सपेरिमेंट की, तो आपने खुद ही तसल्ली से पहले उसकी सैम्पल स्पेस को चेक करना कि 2 डाइस हैं तो 36 सैम्पल स्पेस है, 1 डाइस है तो 6 आउटकम है सैम्पल स्पेस की। और फिर जो भी इवेंट आपको कहा है अच्छी तरह सोच लें कि वो इवेंट कितने तरीक़ों से आउटकम उसकी आ सकती है, और वो सारी आउटकम्स काउंट कर लें आप। डिस्टिंक्ट आउटकम रिपीट हो रही है तो इंसेक्शन को माइनस कर दें, तो वो आउटकम्स काउंट करके न्यूमरेटर में रखें, और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स रखें सैम्पल स्पेस की, तो ये आपको उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर एक क्विक सा क्वेश्चन कि अगर मैं कहूँ कि दोनों 6 आएँ, प्रोबेबिलिटी बताएं, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है? सो 1 1 तो सर मैक्सिमम, तो तो 6, 2 6 आए हम इस इवेंट। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके, वो किसी बच्चे के माइक की बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, आपने जब आंसर देना हो उसी वक्त अनम्यूट करके आंसर दे के फिर म्यूट कर दिया करें, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपसे क्या पूछा है कि दोनों आउटकम्स 6 आए, यानी कि ऐसा इवेंट जिसमें आपने 2 कॉइन टॉस किए हैं और दोनों पे 6 आ जाता है, दोनों छिक्के आ जाते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है इस इवेंट की, तो वो क्या आपने आंसर बताया इसका? सर 2 होंगी टोटल, तो 2 कॉइन है ना, तो दोनों बार 6 आ जाए। जो 2 आउटकम्स आप कह रही हैं वो 2 आउटकम्स मुझे अलग-अलग बताएं ज़रा, सर कि सर दोनों वो रिपीट आउटकम होगी ना तो उसको हम लोग एक ही कंसीडर करेंगे। दो तो ना हुई, वो तो एक ही हुई।
यानी कि दोनों आउटकम्स पे 6 आना, दोनों डाइस के आउटकम्स पे 6 आना, 6,6, ये सैंपल 2 डाइस रोल करने की या 2 डाइस टॉस करने की सैंपल स्पेस में दोनों पे 6 आना, ये एक ही इवेंट है आपका, ये 2 इवेंट नहीं है, समझ आ रही है? तो अब मुझे बताएं कि फेवर में अगर मैं कहता हूँ कि दोनों 6 आएँ, तो अब मुझे बताएं कि इस इवेंट की फेवर में कितनी आउटकम्स हैं सैंपल स्पेस की, तो आप कितनी आउटकम्स मुझे बताएंगे इसकी फेवर में जा रही हैं? सर 1 तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1 1 तो ना हुई, प्रोबेबिलिटी का पूछ रहा हूँ। फेवरेबल आउटकम्स 1 over तो 1 36 है, तो प्रोबेबिलिटी तो सर 1 1 की over है ना? 36 1 over हाँ, 36 आई। अगर आप कहती हैं ना कि जी 2 सर। डाइस, हाँ, अगर आप कहती हैं कि 2 डाइस रोल किए हैं और दोनों डाइस पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो इसका मतलब है कि हमेशा दोनों डाइस पे 6 ही आएगा। प्रोबेबिलिटी 1 उस इवेंट की होती है जो हमेशा आकर करता हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है 1 पे। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि वो प्रोबेबिलिटी 1 है, और 1 प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की हो तो वो मतलब है कि हमेशा वही होगा जैसे उस इवेंट में हो रहा है उसके अलावा कभी कुछ नहीं होगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 डाइस ऐसे हैं मेरे पास कि वो 2 डाइस रोल करने पे दोनों पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1 ही रहती है, तो ये वो डाइस होंगे जिसकी हर साइड के ऊपर 6 ही बना होगा फिर, क्योंकि वही डाइस ऐसा है कि उसको रोल करने पे हमेशा 6 ही आएगा, तो फिर वो प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है। अदरवाइज़ जिसको वो कहते हैं फेयर डाइस को रोल करने पे 1 प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, ये रैंडम होते हैं। सो अभी जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि दोनों 6 आएँ, क्योंकि 6,6 तो एक ही इवेंट हो सकता है आपकी सैंपल स्पेस में, तो वो आपने टोटल इवेंट्स देख लिया कि वो एक ही आउटकम आ रही है, टोटल आउटकम से डिवाइड लाजमी करना है, तो तभी प्रोबेबिलिटी आएगी, तो 1/36 प्रोबेबिलिटी। अब 2 तरह की प्रोबेबिलिटीज़ आपके सामने हैं ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी जो है जिसको मैंने टिक किया हुआ है, वो प्रोबेबिलिटी ये है कि कम से कम एक छिक्का आए आपकी आउटकम में, और सेकंड नंबर पे जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है वो है कि दोनों पे 6 आए। इन दोनों में से किस इवेंट के अकर करने के चांसेस ज़्यादा हैं? क्या कहेंगे? ये तो सर मैं ऊपर बिल्कुल वाली जो है, में 11/36 सर वाली ऊपर में। वाला हाँ जी, कम से कम एक 6 आना, इसके चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत दोनों 6 आने के, क्योंकि सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ को ही कंपेयर कर लो तो ऊपर वाला 11 टाइम ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है नीचे वाले से, समझ आ रही है? 1/36 छोटा नंबर है, 11/36 बड़ा नंबर है, क्योंकि न्यूमरेटर उसका काफ़ी बड़ा है उसके निस्बत दूसरे की। तो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो उसके अकर करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कभी कभी कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसा मैंने मिड में दिया था, मैंने आपको कहा था कि एवरेजेस के डिसएडवांटेजेस को स्टडी करें, तो उसमें कुछ थ्योरेटिकल स्टडी करनी होती है, डेफिनेशन को देखते हुए कुछ कंपैरिजन सा करना होता है, मतलब उसका थ्योरेटिकल आंसर देना होता है। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ऐसे, कि आपको 2 इवेंट्स बताए हैं और उस कहा है कि किसके अकर करने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आपने क्या करना है, दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को सोचना है और आपने देखना है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो रही है कैलकुलेशन के बाद, तो उसके अकर करने के चांसेस ज़्यादा हैं। जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उतना अकर करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सही हो गया? समझ आ जाएगी इस चीज़ की? जी सर। ओके गुड। तो ये एग्जांपल 4 में से मैंने आपको एक तो क्वेश्चन जो हैं वो इवेंट के एक वहाँ पे दिया हुआ था, बता दिए। एग्जांपल 5 जो थी प्रीवियस, उसमें कंटिन्यूस वेरिएबल था, इन आवर्स जो थी वो लाइफ टाइम दिया हुआ था ट्रांजिस्टर का। तो उसके अंदर इवेंट किस तरह के बनाए जा सकते हैं, क्योंकि उसमें तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर सारे आ रहे थे आउटकम्स के अंदर सैम्पल स्पेस में। तो अब इवेंट यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ई इज़ द इवेंट दैट द ट्रांजिस्टर डज नॉट लास्ट लॉन्गर देन 5 आवर्स। तो अगर कहा जाए कि भाई एक इवेंट है कि ट्रांजिस्टर जो है वो 5 घंटे भी नहीं निकाले उसने, 5 घंटे से पहले ही वो फ्यूज़ हो गया है, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो ऑब्वियसली क्योंकि आपने कहा है कि लेस देन 5 आवर्स वो निकालेगा, तो या तो वो 5 आवर्स निकालेगा या वो 5 से कम आवर्स निकालेगा। तो 5 से कम कितने हो सकते हैं? 0 आवर्स, यानी कि 0 से 5 तक के कोई भी टाइम में अगर वो 0 से 5 आवर्स के दरमियान में किसी भी टाइम अगर वो ख़राब हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये इवेंट वही होगा कि उसने 5 आवर्स पूरे नहीं किए। तो ऐसे इवेंट की जो फेवर में जाएगा, वो 0 से 5 तक की सारी रियल नंबर्स की वैल्यूज़ उसके फेवर में जाएंगी, कि इनमें से कोई भी वैल्यू आ जाए 0.5, 1, 2, 3, 4, 4.5, 4.9 या 5 खुद, ये सारी वैल्यूज़ वो हैं इन आवर्स के ट्रांजिस्टर ने इतने आवर्स या इससे कम लाइफ टाइम उसका स्पैन था। तो इस तरह के इवेंट में जब आपने चूज़ करना होगा तो वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर की स्पेस या रेंज चूज़ कर लेनी है जितनी वो अलाउ कर रहा है इवेंट। तो ये ज़्यादा वैसे सिंपल होते हैं,
डिस्क्रीट के निस्बत। डिस्क्रीट में आपको ज़्यादा कॉम्बिनेशन सोचने पड़ते हैं, कंटिन्यूस में जस्ट एक पूरा का पूरा पैच या इंटरवल आप चूज़ करते हो और बात खत्म। अच्छा, अब कुछ इवेंट्स के यूनियन और इंटरसेक्शन भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। ये आप खुद ही देख लो, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं और उनके यूनियन और इंटरसेक्शंस दिए हैं। आप ये इंटरसेक्शन को वो जो है कंसेक्यूटिव नंबर्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इवेंट ई का इवेंट एफ से इंटरसेक्शन लेना है तो वो उस इंटरसेक्शन को ई और वो जो इंटरसेक्शन का सिंबल होता है एन वाला, ई इंटरसेक्शन एफ लिखने के बजाय वो डायरेक्ट जो है वो ई एफ लिख देगा। इसका मतलब यही है कि इंटरसेक्शन ऑफ द इवेंट्स ई एंड एफ, ठीक है। तो यानी कि ये प्रोडक्ट है, तो इवेंट्स का प्रोडक्ट जो है वो असल में उसका इंटरसेक्शन है, और यूनियन के लिए वो यू इस्तेमाल करेगा। यानी कि यूनियन के लिए तो वो रवायती यू ही है यूनियन, लेकिन इंटरसेक्शन के लिए उनको इकट्ठा लिख देना, ये उसका इंटरसेक्शन। तो आपने ये नोटेशन याद रखनी है कि ई एफ इकट्ठा लिखा हो तो इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन ऑफ द इवेंट्स ई एंड एफ। तो अगर आपको ई भी अलग से डिफ़ाइन किया हो और एफ भी अलग से डिफ़ाइन किया हो, तो आप उन दोनों इवेंट्स की जो अपनी अपनी आउटकम्स फेवर में जा रही हैं, उन आउटकम्स का इंटरसेक्शन चेक कर लें। तो आपका जो इंटरसेक्शन होगा ई इंटरसेक्शन एफ, वो इवेंट होगा कि जो आउटकम है वो ई इवेंट में भी आ रही है और एफ इवेंट में भी आ रही है, ठीक है। तो ये उसकी इंटरसेक्शन होगी। तो आप ये इंटरसेक्शन की एग्जांपल यहीं से देखते हो, यहाँ पे दी हुई है, ये आपने एग्जांपल यहाँ से खुद देखनी है लास्ट। अच्छा जी, चलें जी, ये हो गया कुछ बेसिक इवेंट्स के हवाले से डिस्कशन के सैम्पल स्पेस, और उसमें से इवेंट्स आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपको यूनियन के तौर पर दो इवेंट्स के यूनियन फाइंड करना पड़ जाए, दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ जाए, एक इवेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ जाए, तो ये तीनों चीज़ें आप फाइंड कर सकते हो बहुत ईजिली। अगर सपोज ये इवेंट डायग्राम्स उसने यहाँ पे अलग अलग इवेंट्स जो हैं वो शेड करके बताया हुआ कि कौन से इवेंट के लिए कौन सा रीजन आपने चूज़ करना है। तो ये जो फर्स्ट है एग्जांपल, इसमें उसने बताया कि अगर ई और एफ दो इवेंट हों तो उनका यूनियन कैसे शेड करना। तो उसने ई और एफ सारा रीजन ई और एफ का शेड कर दिया, तो वो उनका यूनियन है। और अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन शेड करना है तो ई और एफ ने जो हिस्सा ओवरलैप किया है, सिर्फ इंटरसेक्शन में वो वाला हिस्सा उसने शेड किया है। और अगर आपने ई का कॉम्प्लीमेंट शेड करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, तो आपने ई को छोड़ के जो भी बाकी हिस्सा है वो शेड कर देना। इसका मतलब है कि ई का कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि दोज पॉइंट्स विच आर नॉट इन द इवेंट, तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में होता है। तो यहाँ पे जो है वो ई का कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि वो चीज़ें शेड की हैं जो कि ई में नहीं है, तो वही उसके कॉम्प्लीमेंट में होंगी। ओके, तो ये जो सेट्स हैं ये बाय डेफिनेशन जो है वो यूनियन, एसोसिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि इवेंट्स जो हैं ये भी सेट्स ही हैं। तो इसलिए अगर ई एफ जी इवेंट्स हों तो वो भी सेट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं डिस्ट्रीब्यूशन की और एसोसिएशन की, उनको सेटिस्फाई करेंगे। बस इन प्रॉपर्टीज़ को आप जो है वो देख सकते हैं। अच्छा जी, ये एक्सियोम्स हैं जो हमने डिस्कस कर लिए थे पहले ही, क्योंकि ये वो एक्सियोम्स हैं जो कि प्रोबेबिलिटी को डिफ़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और पहला एक्सियोम मैंने आपको फिर कहा है कि याद रखना है कि हर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के दरमियान में रहेगी। सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 है, इसका मतलब है कि किसी भी इवेंट की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है। या अगर एक ऐसा इवेंट है जिसमें सारी की सारी सैम्पल स्पेस आ रही है, तो उस इवेंट की भी प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है। तो ये 1 प्रोबेबिलिटी आपने इसको इस तरह से इंटरप्रेट करना है कि ये यूनिवर्सल इवेंट होता है, कि एक ऐसा केस है जो कि अगर ऐसी स्टेटमेंट हो कि जो हमेशा ट्रू रहती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 1 आएगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। और जो यूनियन है टेस्ट जॉइंट इवेंट्स का, उसके ऊपर जो प्रोबेबिलिटी है वो स्प्लिट हो जाएगी इवेंट्स के ऊपर, और वो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखी जा सकेगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप एग्जांपल्स में से आगे वेरीफाई खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने एग्जांपल नंबर 3A, एग्जांपल नंबर 3B खुद करनी है। ये वो एग्जांपल है जो मैं आपको ऊपर इवेंट्स देख के वहाँ से खुद बना के बताता रहा हूँ, और ये उसी तरह की सिमिलर एग्जांपल्स यहाँ पे उसने अलग अलग खुद कैलकुलेट करके बताई हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट्स, ठीक है। तो ये 2A और 2B, 3A और 3B, इसको हाईलाइट कर लो। ये एग्जांपल्स आपने खुद करनी है और इसके आंसर्स को वेरीफाई करना है। कुछ प्रोपोजिशंस हैं बड़ी बेसिक, इनको आप प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए। प्रोपोजिशन नंबर 1 कि अगर आप किसी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट होगी। इसको रीराइट करने का एक और चीज़ भी हो सकती है कि प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट अकर्स
प्लस प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट डजंट अकर इक्वल्स 1, क्योंकि ये मैक्सिमम ऐसे ही हो सकता है। देखो ना, ये मैं जो ऊपर वाला शेड कर रहा हूँ इसको रीड करो कि ये दो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ये प्रोबेबिलिटीज़ सैम्पल स्पेस की पार्टीशन करेंगी। पहले हिस्से में वो सारे इवेंट्स हैं जो ई की फेवर में हैं क्योंकि वो इवेंट अकर करने की प्रोबेबिलिटी है। सेकंड हिस्से में वो सारे इवेंट्स हैं जो ई के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि ई के ना अकर करने की प्रोबेबिलिटी। इन दोनों को ऐड करोगे तो हमेशा 1 आंसर आना चाहिए, विच इज़ द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, किसी इवेंट के अकर करने की और ना अकर करने की दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ का सम हमेशा 1 होगा। तो इसी में अगर एक चीज़ को मैं दूसरी तरफ स्विच कर लूँ तो कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि 1 में से प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो इवेंट की, तो उस इवेंट के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसका मतलब यही है कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ कि अगर मैंने जो है वो 2 कॉइन टॉस किए हैं, जैसे प्रीवियस एग्जांपल मैंने आपको दी थी यहाँ पे, कि अगर 2 कॉइन टॉस किए हैं और आपसे कहा जाता है कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करें, ये वाली एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 में वो कहता है कि 2 कॉइन टॉस किए हैं, सैम्पल स्पेस आ गई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट के आपके पास दोनों डाइस का सम जो है वो 7 आता है। तो दोनों डाइस का सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी आपने मुझे कितनी बताई थी? आपने बताई थी 1/6, क्योंकि 6 इवेंट्स फेवर में थे सम 7 के और टोटल 36 डिनोमिनेटर में थे। 1/6 प्रोबेबिलिटी थी कि प्रोबेबिलिटी के सम 7 होगा। अगर मैं यही आपसे पूछूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू डाई डज नॉट या इज़ नॉट इक्वल टू 7, यानी कि सम 7 नहीं है दोनों डाइस का, तो इसकी ये कॉम्प्लीमेंट हो गया इवेंट। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 1 माइनस 1/6, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज़ 6, वो इक्वल आ जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज़ नॉट इक्वल टू 6। फिलहाल 7 के लिए कह रहा हूँ तो 7 के लिए हो जाएगा, यानी कि सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो सम 7 ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/6 है। ये बेशक आप कैलकुलेट करके देख लो, 1 माइनस 1/6 जो है वो आता है 5/6। ठीक है, और अगर आप फाइंड करो प्रोबेबिलिटी के सम 7 नहीं है तो फिर इसकी फेवर में कितनी आउटकम्स आएंगी, ज़रा कैलकुलेट करो। अगर आपसे कहा जाए कि सम 7 नहीं है तो फेवर में कितनी आउटकम्स आएंगी एग्जाम्पल 4 में, करें काउंट और मुझे बताएं कितनी आउटकम्स हैं। सर सम हमारे पास इज फेवर में 6 आ रही थी, तो हम लोग टोटल में से उसको माइनस कर देंगे, 30 आ जाएगी। कितना हो गया, कितना हो गया, गुड, सही जा रहे हैं। हाँ जी, कितनी कितनी फेवर में जा रही हैं आउटकम्स? टोटल 6 आपके पास फेवर में थी कि सम 7 होना चाहिए। तो अगर मैं कहता हूँ कि सम 7 नहीं होना चाहिए तो टोटल फिर 6 निकाल देंगे तो टोटल कितनी आ जाएंगी? 30 बाकी रह जाएंगी। 30। तो वो 30 आउटकम्स वही हैं कि सम जो है वो 7 नहीं है। और 30 को डिवाइड करेंगे जब 36 से तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 5/6 आएगा ना। 6 से कैंसिल आउट कर दो ना दोनों डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो 5/6 आंसर आ गया ना। और ये 5/6 क्या चीज़ है? ये 5/6 है 1 माइनस 1/6। और 1 माइनस 1/6 क्या चीज़ है? 1 जो है वो टोटल प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट के होने और ना होने की, और उसमें से जब माइनस किया आपने सम 7 होने की प्रोबेबिलिटी, तो आंसर आ गया सम 7 ना होने की प्रोबेबिलिटी। समझ आ रही है किसी इवेंट की और उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आपस में किस तरह रिलेट करती है? किसी भी इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना अकर करने की प्रोबेबिलिटीज़ का सम है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको चाहिए कि आप डाइस का सम इक्वल नॉट इक्वल 7 को कैलकुलेट करो, तो आपको लगे कि ये ज़्यादा है, तो आप सम इक्वल टू 7 को कैलकुलेट कर लो और 1 में से माइनस कर लो, तो खुद ब खुद वो नॉट इक्वल टू 7 का आंसर आ जाएगा। बजाय इसके कि आप वो 30 आउटकम्स लिस्ट करके उसको 30/36 करो, आप जस्ट 6 आउटकम्स लिस्ट करके कॉम्प्लीमेंट्री आप उसको 1 में से माइनस कर लो, तो तब भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मिल जाएगा। समझ आ रही है मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ यहाँ पे? कि किसी इवेंट के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट होती है। ठीक है, याद रहेगा ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ। तो ये प्रोपोजिशन 4.1 के अंदर यही बात उसने बताई है। प्रोपोजिशन नंबर 4.2 जो है इसमें वो ये बता रहा है कि अगर एक इवेंट ऐसा हो जिसकी आउटकम ज़्यादा हो दूसरे इवेंट की निस्बत, देखो ना, अगर इवेंट ई सबसेट है इवेंट एफ का, तो इसका मतलब यही है ना कि इवेंट एफ में ज़्यादा आउटकम्स आ रही हैं और इवेंट ई में कम आउटकम्स आ रही हैं। तो अगर इवेंट एफ में आउटकम ज़्यादा आ रही हैं तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा ही होगी। समझ आ रही है? क्योंकि जितनी आउटकम्स आ रही हैं वो उसके न्यूमरेटर में आनी है।
तो वो न्यूमरेटर बड़ा होने से उसकी प्रोबेबिलिटी भी बड़ी हो जाएगी। तो ये सिंपल सी कुछ है। थर्ड और लास्ट जो है मेरा ख्याल है, इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए होगा आगे। तो 4.3 जो है वो आखिरी थ्योरम है और वो ये बता रहा है इवेंट्स के ऑपरेशंस के हवाले से कि अगर दो इवेंट्स के यूनियन की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए हो तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। और आप क्या करेंगे, आप ई और एफ की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करेंगे और उसमें से इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, तो आपको दो इवेंट्स के यूनियन की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो आपको जब भी दो इवेंट्स के यूनियन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो आप उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड करें और उसमें से उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटीज़ को माइनस कर दें, तो आपको उन इवेंट्स के यूनियन की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ये फार्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए। बल्कि यहाँ पे जो तीनों प्रोपोजिशंस हैं 4.1 से 4.3 तक, ये तीनों प्रोपोजिशंस आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, इनकी स्टेटमेंट्स क्लियर याद होनी चाहिए। बेशक आप इन एग्जाम्पल्स, इन थ्योरम्स, इन प्रोपोजिशंस की जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे तीनों की स्टेटमेंट्स को जो प्रीवियस एग्जाम्पल्स दी हुई हैं एग्जाम्पल 1 से 5 तक, उन एग्जाम्पल्स के ऊपर अप्लाई करके, जिसका मैंने आपको अभी एक कॉम्प्लीमेंट की एग्जाम्पल दे दिया है कि सम इक्वल टू 7 और सम नॉट इक्वल टू 7, ये दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। तो मैंने आपको थ्योरम नंबर 4.1 वेरीफाई करके वहाँ से दिखाया कि 1 - 1/6 5/6 प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट की आ रही है और 1/6 प्रोबेबिलिटी इवेंट की आ रही है। तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/6 और कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 5/6 दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास सम 1 आ जाएगा। तो हमेशा ऐसे ही होता है कि इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट के इवेंट की प्रोबेबिलिटी को सम करने पे आंसर हमेशा 1 ही आना चाहिए। तो ये प्रोपोजिशन 1 को वेरीफाई किया, करके दिखाया। तो इसी तरह आपने प्रोपोजिशन 1, 2 और 4.1, 4.2 और 4.3 की स्टेटमेंट्स पढ़नी है और प्रीवियस एग्जांपल्स में से कुछ इवेंट्स लेके उनके यूनियन, उनके इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके ये थ्योरम्स अप्लाई करके इनको सेटिस्फाई करके दिखाना है कि ये बिल्कुल सही वेरीफाई हो रहे हैं, ठीक है। आपकी असाइनमेंट हो जाएगी असाइनमेंट नंबर 4। नोमान, कितनी असाइनमेंट्स हो चुकी हैं अभी तक? मेरे ख्याल है 3 तो हो चुकी हैं ना? जी सर 3 हो चुकी है। ओके, वेरी गुड। आपकी असाइनमेंट नंबर 4 अब ये है कि आपने सही रिपीट कर दें। जी मैं वही अभी लिख रहा हूँ दोबारा। असाइनमेंट नंबर 4 आपकी ये है कि आपने प्रोपोजिशन 4.1 से लेके प्रोपोजिशन 4.3 तक की जो तीनों प्रोपोजिशंस हैं, इनकी स्टेटमेंट्स जो है वो वेरीफाई करनी है बाय यूजिंग एग्जांपल्स। और वो एग्जांपल्स इसी जो प्रीवियस 2 पेजेस पे जो मैंने आपको 4 एग्जांपल्स बताई हैं जो, और उन्हीं की कुछ वेरिएशन भी एक एक दो मैंने आप लाइव यहाँ पे डिस्कस कर ली आपके सामने। तो आपने उन एग्जांपल्स को यूज़ करते हुए 4.1 से 4.3 तक की जो प्रोपोजिशंस हैं, इनकी स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना जस्ट, यानी कि वहीं से डिफाइन हुए हुए हैं इवेंट्स, उनमें से किसी को ई कह दिया इवेंट, उन्हीं में से किसी को एफ़ कह दिया इवेंट, और वहाँ से ई यूनियन एफ़ की प्रोबेबिलिटी आपने यहाँ पे इस फार्मूला से निकाल के दिखा दी, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी अलग अलग निकाल के दिखा दी और देख लिया कि आंसर सेम आ रहा है। फिर इसी तरह आपने कोई इवेंट ले लिया, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया और आपने इवेंट उसके कॉम्प्लीमेंट की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल ली और बाद में आपने उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करके 1 करके दिखा दिया, या आपने एक इवेंट कॉम्प्लीमेंट की इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है उसको अलग निकाला और शो कर दिया कि वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के बराबर ही है एक्चुअली। तो ये 4.1 वेरीफाई हो रहा है। तो इस तरह आपने कम से कम तीनों थ्योरम्स की फेवर में एक एक दो दो एग्जांपल्स करके मुझे दिखानी है कि ये थ्योरम वेरीफाई हो रहे हैं बाय यूजिंग एग्जांपल्स, ठीक है। वो एग्जांपल आज के लेक्चर में ही सारी ले सकते हैं। समझ आ रही है आपने इसमें क्या करना है? तीनों थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है बाय यूजिंग एग्जांपल्स, ठीक हो गया? जी सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, यहाँ तक जो है वो आपके पास कुछ इवेंट्स और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो आ गई हैं और अभी इन्हीं तीनों प्रोपोजिशंस को यूज़ करके फर्दर थोड़ी सी एडवांस्ड एग्जांपल्स अब आगे नज़र आ रही हैं नीचे, ठीक है। ये नीचे वो एग्जांपल्स हैं जो कि आपकी इन्हीं 4.1 से 4.3 तक की जो प्रोपोजिशंस हैं उन्हीं को वेरीफाई करेंगी। जैसा कि एग्जांपल नंबर 4A है। 4A में वो कहता है कि जे इज़ टेकिंग 2 बुक्स अलॉन्ग ऑन हर हॉलीडे वेकेशन, ठीक है। जे इज़ टेकिंग 2 बुक्स अलॉन्ग, यानी कि उसको 2 बुक्स उसने अपने हॉलीडे वेकेशन पे साथ लेके जानी है। विथ प्रोबेबिलिटी 0.5 शी विल टेक द फर्स्ट बुक। अब जो वो 2 बुक्स हैं उनके नाम रख लो कि बुक नंबर 1 और बुक नंबर 2। अब प्रोबेबिलिटी के बुक 1 हॉलीडे पे साथ रखी जाए, बुक 1 को रखने की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.5, उसने बता दिया। विद प्रोबेबिलिटी 0.4 शी विल
लाइक द सेकंड बुक, यानी कि बुक नंबर 2 को साथ लेके जाने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, यानी कि बुक 1 को रखने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि वो 0.5 है, बुक 2 को रखने के चांसेस कम है 0.4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग बुक 1 इज़ 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग बुक 2 इज़ 0.4, यानी कि आपने स्टेटमेंट पढ़ते जाना है और उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते जाना है अपनी तरफ से इवेंट्स को नाम दे के। यहाँ तक हो गया, बुक 2 की प्रोबेबिलिटी 0.4 तक हो गया, ठीक है। एंड विद प्रोबेबिलिटी 0.3 शी विल लाइक बोथ बुक्स, ठीक हो गया। तो अब प्रोबेबिलिटी 0.3 है कि वो दोनों बुक्स अपने साथ ले जाए, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी लाइक्स नीदर बुक। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको इन दोनों में से कोई भी जो है बुक वो पसंद नहीं आती। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, नीदर बुक, सही है। तो उस नीदर के लिए कि उसको दोनों बुक्स जो हैं वो पसंद नहीं आती हैं, उसके लिए फर्स्ट बुक की प्रोबेबिलिटी आ गई, सेकंड बुक की प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी 0.3 दैट शी विल लाइक बोथ बुक्स, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट शी लाइक नीदर बुक। हाँ, अब नीदर बुक के लिए इवेंट क्या होगा कि नीदर बुक के दोनों बुक्स ही उसको पसंद नहीं आती। इसके लिए प्रोबेबिलिटी को आप इवेंट्स की फॉर्म में कैसे लिखोगे, क्योंकि हर इवेंट जो है वो एक सेट की फॉर्म में आपके पास आएगा। तो नीदर बुक को लिखने के लिए क्या मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी जो आपकी फेवर में आएगी, वो होगी B1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट। यानी कि उसने जो सिंबल्स यूज़ किए हैं उन सिंबल्स के मुताबिक B1 है इवेंट के वो बुक 1 को चूज़ करें और प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 है 0.5। B2 जो है उसका इवेंट वो है कि वो बुक 2 को चूज़ करे साथ ले जाने के लिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 जो है वो है 0.4। ये उसने दोनों चीज़ें पहले बता दी हैं। B1 B2 उस बुक वाले ने अपने सोल्यूशन के लिए अपने नाम रखे हैं, आप जस्ट 1 और 2 भी यूज़ कर सकते थे बुक 1 और बुक 2 के लिए। अच्छा, B1 हो गया बुक 1 लेके जानी है, B2 हो गया बुक 2 लेके जानी है। B1 मल्टीप्लाइड बाय B2 यानी कि B1 B2 जो है ये है दोनों बुक्स लेके जानी है उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और दोनों बुक्स लेके जाने की प्रोबेबिलिटी उसने कहा है 0.3। अब पहले उसने फाइंड किया B1 यूनियन B2 और वो फार्मूला इस्तेमाल किया जो प्रीवियस थ्योरम में यूज़ हो रहा है। उसके मुताबिक B1 यूनियन B2 का फार्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 माइनस द इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे वो वैल्यूज रख दी इसकी उसने अपनी, उसका आंसर आ गया 6.6। तो 0.6 क्या बता रहा है, 0.6 वो बता रहा है कि वो आइदर बुक 1 और बुक 2 विल बी कैरिड अलॉन्ग, यानी कि B1 यूनियन B2 का मतलब है कि इधर बुक 1 और बुक 2 इज़ कैरिड विद हर और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है, ठीक है। अब उसने चाहिए नीदर बुक 1 नॉर बुक 2, यानी कि ना तो वो बुक 1 लेके जा रही है ना बुक 2 लेके जा रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो वो इवेंट के फॉर्म में क्या होगी, B1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट। ये है प्रोबेबिलिटी कि ना तो B1 कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि बुक 1 नहीं लेके जानी, B2 कॉम्प्लीमेंट का मतलब है B2 नहीं लेके जानी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि दोनों इवेंट एट द सेम टाइम अकर करेंगे, यानी कि ना तो बुक 1 साथ जाएगी ना बुक 2 साथ जाएगी। अगर वो B1 कॉम्प्लीमेंट और B2 कॉम्प्लीमेंट में यूनियन लगा देता तो वो उसकी रिक्वायर्ड चीज़ नहीं है, क्योंकि B1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन B2 कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि या तो बुक 1 ना लेके जाए या बुक 2 ना लेके जाए, क्योंकि यूनियन को इंग्लिश वाले OR के साथ आपने ट्रांसलेट करना है और जो इंटरसेक्शन है उसको आपने इंग्लिश वाले AND के साथ आपने ट्रांसलेट करना है। तो अभी उसको क्या चाहिए कि नाइदर बुक 1 नॉर बुक 2, यानी कि एट द सेम टाइम दोनों नहीं लेके जानी, यानी कि बुक 1 भी नहीं लेके जानी एंड बुक 2 भी नहीं लेके जानी। तो इसलिए उसने B1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया। और ये फाइंड करने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए B1 बुक यानी कि 1 टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस आइदर ऑफ द 2 बुक्स इज़ कैरिड, यानी कि 1 में से अगर मैं माइनस कर दूं कि कोई भी एक बुक लेके जानी है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा कि कोई भी नहीं लेके जानी बुक, ठीक है। ये वो चीज़ें जो आपको लॉजिकली खुद डिराइव करनी पड़ेंगी इंग्लिश स्टेटमेंट्स के साथ कि उनकी इवेंट्स की फॉर्म में क्या स्टेटमेंट्स बन सकती हैं। तो अगर दोनों बुक्स नहीं लेके जानी तो ये इवेंट्स की फॉर्म में क्या है कि 1 में से माइनस कर दें कि दोनों में से कोई भी एक बुक लेके जानी है। दोनों में से कोई एक बुक लेके जाने का मतलब है B1 यूनियन B2। इसकी प्रोबेबिलिटी अलग निकाली, 1 में से माइनस की तो जो आंसर आया आंसर बताएगा कि दोनों बुक्स नहीं लेके जानी, ठीक हो गया। तो ये आपका जो है प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि नाइदर ऑफ द बुक इज़ कैरिड और प्रीवियस 3 प्रोपोजिशन का यूज़ करके इसका आंसर निकाल, ठीक हो गया। तो ये एग्जांपल आप यहाँ से खुद से एक बार फिर भी पढ़ लेनी है।
और देख लेना कि किस तरह से। सर ये B1 B2 ये इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन का आंसर 0.3 कैसे वो ले रहे हैं? इंटरसेक्शन का आंसर 0.3 उसने बता दिया ना, उसने क्वेश्चन में बताया है कि, एक मिनट, उसने क्वेश्चन में बताया है कि द सेकंड बुक एंड शी विल लाइक द सेकंड बुक विद द प्रोबेबिलिटी 0.3, शी विल लाइक बोथ बुक्स। एक मिनट, ये मैंने कुछ अंडरलाइन जो है वो मैं करके आपको दिखाता हूँ। उसने तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ पहले आपको अलग अलग बतानी है। यहाँ पे जो पहली लाइन में अंडरलाइन कर रहा हूँ वो है विद प्रोबेबिलिटी, जस्ट 1 मिनट। अच्छा, जो फर्स्ट लाइन है विद प्रोबेबिलिटी 0.5 शी विल टेक द फर्स्ट बुक, इसका मतलब है कि फर्स्ट बुक कैरी करने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। विद प्रोबेबिलिटी 0.4 शी विल टेक द सेकंड बुक, यानी कि बुक 2 कैरी करने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है। एंड विद प्रोबेबिलिटी 0.3 शी विल कैरी बोथ बुक्स, यानी कि दोनों बुक्स कैरी करने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। ये उसने क्वेश्चन में बता दिया। तो B1 उसने पहला इवेंट ले लिया कि बुक 1 विल बी कैरिड, वो उसको नाम दे लिया B1 का, और B1 की प्रोबेबिलिटी को कह दिया 0.5। और बुक 2 विल बी कैरिड, उसको उसने इवेंट 2 कह लिया B2, और B2 की प्रोबेबिलिटी उसने 0.4 ले ली। और बोथ बुक्स विल बी कैरिड, उसको B1 इंटू B2 कह लिया, और उसकी प्रोबेबिलिटी उसने 0.3 ले ली। आप ये स्टेटमेंट्स को साथ साथ लिखेंगी और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये तीनों चीज़ें वो हैं जो उसने क्वेश्चन में साथ ही दे दी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में टेक्निकल काम ये था कि नाइदर ऑफ द टू बुक्स कैरी करने के लिए इवेंट कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वाले और को और इंग्लिश वाले एंड को आपने लॉजिकली इस्तेमाल करना है यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ, यानी कि और के लिए यूनियन और एंड के लिए इंटरसेक्शन। इसको आपने प्रॉपर्ली इस्तेमाल किया तो आपको पता चला कि नाइदर ऑफ द टू बुक्स आर कैरिड के लिए आपको B1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट इवेंट चाहिए। तो उस इवेंट को फाइंड करने के लिए उसने शॉर्टकट तरीका ये निकाला है कि 1 में से B1 यूनियन B2 को माइनस कर दिया जाए तो वही जवाब आएगा कि ना तो B1 और ना B2 इकट्ठा हो इंटरसेक्शन इनका। तो यहाँ से इसने इसको इवैल्यूएट कर लिया और 0.4 प्रोबेबिलिटी। सर जी सर वैसे ही अगर प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाए तो वो इंटरसेक्शन होता है? जी बिल्कुल, ये उसकी सर कंपैरिजन यहाँ उसने पर यहाँ पे उन्होंने तो जी इवेंट्स उन्होंने इकट्ठे यहाँ लिखे पर होगा जी प्रोडक्ट इंटरसेक्शन। जी जी बोलें। सर यहाँ पर उन्होंने B1 कॉम्प्लीमेंट और B2 कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो उन्होंने उसके बाद इक्वल्स टू B1 यूनियन B2 का होल कॉम्प्लीमेंट किया है, तो यहाँ यूनियन फॉर्म में कर दी है। हाँ, ये वही बात है ना कि B1 इंटरसेक्शन B1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट जो है वो असल में यही है कि B1 B2 के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट कर लिया जाए। क्योंकि देखो ना कि अगर मैं जिस तरह उसने यहाँ पे इवेंट्स डिफाइन किए हैं, एक मिनट मैं यहाँ पे कर लूँ ज़रा, जिसमें ये है E1 मीन्स यूँ होगा अगर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो फिर हम होल में यूनियन कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे इस तरह से। हाँ इसी तरह से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से जज करना है। मैं यहाँ से वो एक स्टेटमेंट ढूंढना चाह रहा हूँ यूनियन ऑफ द टू इवेंट्स के लिए कि अगर आपको दो इवेंट्स के यूनियन का अगर कॉम्प्लीमेंट करना पड़ जाए, आप जिस तरह उसने यहाँ पे वेन डायग्राम्स बनाई है ना, ये वाली जिस तरह उसने इवेंट ई कॉम्प्लीमेंट हाईलाइट किया है यहाँ पे, आप यहाँ पे इसी तरह करें कि एक वेन डायग्राम बनाएं और उस वेन डायग्राम के अंदर E1 को E को हाईलाइट करें, E2 को हाईलाइट करें और E1 यूनियन E2 का कॉम्प्लीमेंट हाईलाइट करें, तो ये बाहर वाला रीजन आ जाएगा ठीक है। और फिर आप अलग से E1 कॉम्प्लीमेंट हाईलाइट करें और E2 कॉम्प्लीमेंट हाईलाइट करें, ठीक है। और फिर आप एक मिनट यहाँ पे, हाँ, इस सबसे पहले आप B1 B2 दो इवेंट्स आप बना लें इसी तरह वेन डायग्राम के अंदर, और B1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट पहले ड्रॉ करें लेफ्ट हैंड साइड, और फिर आप B1 यूनियन B2 ड्रॉ करें और फिर उस यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ कर लें अलग फिगर में, तो वो दोनों रीजन सेम आएंगे। तो यहाँ से ये जो आइडेंटिटीज़ उसने नॉन ट्रिवियल टाइप की आइडेंटिटीज़ वो डायरेक्ट यूज़ कर लेता है। ये वो आइडेंटिटीज़ हैं जो आप वेन डायग्राम के जरिए प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर आपको B1 यूनियन B2 का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो ये आप किस तरह से इवैल्यूएट करेंगे। तो इसके लिए जो है आप वेन डायग्राम्स बनाएं और इसके दोनों एक्सप्रेशंस की वेन डायग्राम्स बना लें, वो दोनों सेम आएंगे। इसका मतलब है कि ये दोनों इवेंट जो हैं वो सेम इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं,
ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे इवैल्यूएट करना है आपने। तो यहाँ से जो है ओके सर। हाँ जी, तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन उसने इस्तेमाल किया B1 कॉम्प्लीमेंट इंसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट के लिए, कि ये जो B1 कॉम्प्लीमेंट इंसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट है दिस इज़ द सेम एज B1 यूनियन B2 होल कॉम्प्लीमेंट। और असल में इंग्लिश में रीड करना इसको ज़्यादा आसान है। B1 कॉम्प्लीमेंट इंसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि नाइदर बुक 1 नॉर बुक 2, यानी कि दोनों ही नहीं, ठीक है। और B1 यूनियन B2 का मतलब है कि दोनों में से एक, और B1 यूनियन B2 का कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि दोनों में से कोई भी नहीं, क्योंकि अगर दोनों में से एक इवेंट मैं ले रहा हूँ और उसका भी कॉम्प्लीमेंट करूँ, इसका मतलब वही है कि दोनों में से कोई भी नहीं। तो ये वही, अगर लॉजिकली आप इन दोनों को ट्रांसलेट करो तब भी ये सेम आ रही है। सो ये इस इक्वालिटी को यूज़ किया है और उसके बाद उसने कॉम्प्लीमेंट की एक प्रॉपर्टी क्वेश्चन इस्तेमाल है की है। जी जी बोलिए। सर, अगर यहाँ पे उन्होंने कहा ना कि नीदर बुक लाइक्स, अगर यहाँ पे ओके आइदर वन बुक और सेकंड बुक, तो तब फर्स्ट एग्जैक्टली, प्रोबेबिलिटी तब आपने सिर्फ यही फाइंड करना था P1 यूनियन B2। अगर वो कहता है ना आइदर ऑफ द टू बुक्स, इसका मतलब है दोनों में से कोई एक। दोनों में से कोई एक का मतलब है कि या तो बुक 1 ले लें या बुक 2 ले लें, क्योंकि इसमें इंग्लिश वाला OR और इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए B1 यूनियन B2 आपने इवैल्यूएट करना था प्रोबेबिलिटी। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आनी थी वो आनी थी आइदर बुक 1 और बुक 2 इज़ कैरिड, और यहाँ पे 0.6 पे आंसर आपका ख़त्म हो जाना था, ठीक है, आइदर ऑफ द टू बुक्स इज़ कैरिड। तो ये आपका आ जाना था B1 यूनियन B2। अब वो कह रहे हैं नाइदर ऑफ द टू बुक्स, इसका मतलब है दोनों ही नहीं लेके जानी। तो अब आइदर ऑफ द टू बुक्स का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो नाइदर ऑफ द टू बुक्स बन जाएगा, ठीक है। ये अगर आपने लॉजिकल स्टेटमेंट्स पढ़ी हुई हैं निगेशन करने वाली, तो ये असल में एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स हैं कि दोनों में से कोई एक बुक लेके जानी है कम से कम, और ये कॉम्प्लीमेंट है असल में कि दोनों ही नहीं लेके जानी, ठीक है। तो ये अगर तो कहा जाता है कि दोनों में से कोई एक बुक ले जाएं, दोनों में से कोई भी बुक ले जाएं, दोनों में से कोई भी एक ना कहें, वरना दोनों बुक्स इकट्ठी लेके जाने की ऑप्शन खत्म हो जाएगी। अगर वो कहता है कि दोनों में से कोई भी बुक ले जाएं, बुक 1 और बुक 2, तो B1 यूनियन B2 लगाना है। अगर वो कहे कि दोनों बुक्स इकट्ठी लेके जानी है तो आपने B1 इंसेक्शन B2 फाइंड करना है। अगर वो कहता है कि दोनों बुक्स ही नहीं लेके जानी तो B1 कॉम्प्लीमेंट इंसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट लेके जाना, इवेल्यूएट करना। समझ आ रही है इवेंट्स की? आप 2-3 क्वेश्चंस यहाँ से अटेम्प्ट करेंगे ना, जब उनकी इंग्लिश स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट, जब उनकी इवेंट्स की फॉर्म की स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, तो आपने उस लॉजिकली उसको देखना है कि इंग्लिश में जो वर्ड है उसके अगेंस्ट इवेंट ये वाला जो उसने बनाया, कैसे वो इंग्लिश वाली उस स्टेटमेंट का मीनिंग यही वाला बनता है। और आपको जब 1-2 स्टेटमेंट्स को आप अच्छी तरीके से समझ लोगे कि इंग्लिश के इस स्टेटमेंट के करस्पॉन्डिंग इवेंट ये वाला बनना चाहिए, तो आपको वो सेंस क्लियर हो जाएगी कि वो आइदर और या नाइदर और नॉर इसके अगेंस्ट वो किस तरह के इवेंट्स बनते हैं, ताकि वो यही क्वेश्चन किसी और सिनेरियो में आता है तो आपको पता हो कि अब आपने इस स्टेटमेंट के लिए कौन सा इवेंट इवैल्यूएट करना है। ठीक हो गया? एग्जाम्पल कंप्लीट सॉल्व हुई, ये आंसर भी आपके सामने आया था। आपने जस्ट इसको एक बार फिर से गो थ्रू करना है और देख लेना है कि ये वाला जो है ये आंसर वेरीफाई कर लेना आपने, और इसकी कुछ वेरिएशन मैंने आपको एक करके बता दी है, तो इसी तरह कोई और भी की जा सकती है। यूनियन ऑफ द टू इवेंट्स आपको प्रोपोजिशन 4.3 में दिया हुआ था, उसी को यूनियन ऑफ द थ्री इवेंट्स के ऊपर एक्सटेंड किया उसने, और उसमें नेगेटिव पॉजिटिव वाली कुछ टर्म्स मज़ीद आ गई हैं। तो ये थ्री इवेंट्स पे आप देख लो कि जिस तरह टू इवेंट्स पे था उस तरह थ्री इवेंट्स पे कैसे शिफ्ट किया इसको। तो यूनियन ऑफ थ्री इवेंट्स के ऊपर भी अप्लाई करना पड़ सकता है कभी, और इसी को जनरलाइज जो है वो 4.4 के अंदर एन इवेंट्स के ऊपर उसने एक्सटेंड कर दिया। और इसको जो है वो इस थ्योरम का बड़ा मशहूर नाम भी है, इस थ्योरम का, एक मिनट लेट मी थिंक, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसी इवेंट 4.4 जो प्रोपोजिशन है इसको द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन भी कहते हैं। उसकी वजह क्या है कि जब आप यूनियन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं ना, यूनियन की प्रोबेबिलिटी, तो इस यूनियन के टाइम EFG का जो इंटरसेक्शन का पार्ट है वो बार बार रिपीट भी हो जाता होता है। तो उस इवेंट यूनियन के पार्ट को रिपीट जो हो जाए उसकी वजह से आप जब इस इवेंट के तीनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो आप इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ को पहले फाइंड करते हैं और उसको सम करते हैं, और उसके बाद उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटीज़ को माइनस करते हैं, फिर कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन माइनस हो जाता है उसको वापस ऐड करते हैं, फिर कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन ऐड हो जाता है उसको फिर माइनस करते हैं। तो ये प्लस माइनस के जो साइंस हैं ये ऑल्टरनेटिवली इस फार्मूला में अपीयर होंगे, ठीक है। इस ऑल्टरनेटिंग साइन की वजह से हम कहते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है ये इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का है, कि एक बार आप इंक्लूजन करते हो अगली बार आप उसी को माइनस करके एक्सक्लूजन करते हो। तो ये फार्मूला अलबत्ता आसान है। आपने दो इवेंट्स का यूनियन का फार्मूला पहले ऊपर देखना है 4.3 में, फिर आपने उसको देखना है कि यहाँ पे वो तीन इवेंट्स पे कैसे एक्सटेंड हुआ है,
फिर आपको पता चल जाएगा कि n इवेंट्स के लिए वो क्या होना चाहिए, ताकि अगर आपको इन जनरल मैं 4 इवेंट्स दे दूँ और आपसे कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी फाइंड करें, तो आपने इसी का 4 वाला वर्जन बना के तो उसको अप्लाई कर देना बस, तो आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है? ठीक है, यस सर। वेरी गुड, ओके। अच्छा जी, चलें जी, यहाँ तक जो है वो काफ़ी वेरिएशंस हो गई हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, आपने ये चीज़ें जो हैं वो ज़हन में रखनी हैं और थोड़ी सी इन्हीं स्टेटमेंट्स को दोबारा से एक बार देख लेना ताकि आपको एक बार रिकॉल हो जाए। सैम्पल स्पेस हैविंग इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये सेम पिछले सेक्शन जैसा ही सेक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो आउटकम्स लेंगे या एक्सपेरिमेंट्स लेंगे वो एक्सपेरिमेंट्स होंगे जिनमें मुख्तलिफ़ तरह के आउटकम्स सेम प्रोबेबिलिटी की होती हैं। यानी कि जब डाइस रोल करते हैं तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी और 6 आने की प्रोबेबिलिटी, सबकी प्रोबेबिलिटी एक जैसी होती है। कोई भी नहीं कह सकता कि कोई भी सर्टेनिटी से नहीं कह सकता कि ये डाइस मैंने रोल किया तो 6 ही आएगा या 5 आएगा या 4 आएगा, कुछ भी आ सकता है और हर आउटकम आने के चांसेस 1/6 ही रहते हैं, क्योंकि 6 आउटकम्स हैं और 6 के 6 में से कुछ भी आ सकता है, कि हर आउटकम आने के चांसेस 1/6 हैं डाइस रोल करने में। तो इसलिए डाइस रोल करने के बाद जो उसकी आउटकम्स हैं, इन आउटकम्स को, क्योंकि सब आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी एक जैसी होती है, तो हम कहते हैं कि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। इक्वली लाइकली का मतलब है कि सबके आने के चांसेस इक्वली हैं, यानी कि एवरी आउटकम इज़ इक्वली लाइकली टू बी टू 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 काउंट। ठीक है ना? तो वो सारी की सारी आउटकम्स जो हैं वो एक जैसे चांसेस के साथ आ सकती हैं, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स होती हैं, सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी एक जैसी होती है। तो ये जो डाइस रोल करना होता है और जो कॉइन टॉस करना होता है, ये इन सब में जो आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली होते हैं, सबके आने के चांसेस एक जैसे होते हैं। तो आप ये सारी एग्जांपल जो हैं वो खुद परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि अभी मैंने आपको इन एक्सपेरिमेंट्स में आउटकम्स में इवेंट्स को डिस्कस करना और इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड करना बता दिया है डिटेल में। अब आप इन इवेंट्स इन क्वेश्चन में जो इवेंट दिए हुए हैं, इन इवेंट्स को खुद डिफ़ाइन कर सकते हो, इन इवेंट्स की फेवर में आने वाले आउटकम्स को चूज़ कर सकते हो, उनको काउंट करके उनको सैम्पल स्पेस के आउटकम से डिवाइड करना है आपने, तो आपके पास जो है वो टोटल प्रोबेबिलिटी इन इवेंट्स की आ जाएगी। तो 5.B थोड़ा लेंथी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं देखूँ कि आप इसको कैसे परफॉर्म करते हो। 5A, 5B, 5C, 5D, ये इसकी अच्छी बात है ना कि कुछ डेफिनेशन देने के बाद वो उसकी बहुत सारी वेरिएशन की एग्जांपल्स देता है। 5E, 5F, 5G, 5H, 5I, 5J, 5K, 5L, 5M। मैचिंग प्रॉब्लम बहुत अच्छी है, लेकिन ये थोड़ी सी जनरलाइज्ड है, लेकिन फिर भी कोशिश करें। 5N, बस। हाँ, यहाँ तक ठीक हो गया। तो ये N तक की जो एग्जांपल्स हैं ये सारी की सारी आपने देखनी है, और ये अच्छी खासी आपका पूरे एक हफ्ते का काम है। आपने ये 1 से लेके 5A से लेके ABCD से लेके 5N तक की अलग अलग एग्जांपल्स हैं, हर एक के अंदर अलग अलग सैम्पल स्पेस है, अलग एक्सपेरिमेंट है। जो भी एक्सपेरिमेंट है उसकी सैम्पल स्पेस पहले डिज़ाइन करो, सैम्पल स्पेस में देखो कितने इवेंट्स हैं, फिर उसने जिस इवेंट का कहा है उसकी प्रोबेबिलिटी आप उस इवेंट सैम्पल स्पेस में से फाइंड करो कि आप देखो कि उस इवेंट की फेवर में कितनी आउटकम्स जा सकती हैं। उन आउटकम्स को इस्टेब्लिश करके प्रोबेबिलिटी उसकी फाइंड करनी है। और जो प्रोबेबिलिटी के एक्सियम्स हैं इवेंट्स वाले और इवेंट्स के कॉम्प्लीमेंट्स वाले, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो सिंप्लीफिकेशन के लिए। हर एग्जाम्पल का सोल्यूशन साथ दिया हुआ है, तो इसलिए आपने जो करना है वो ये नहीं करना कि यही सोल्यूशन आपने हाथ से छाप देना है और वो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। आपने इन हर एक्सपेरिमेंट को सिंप्लीफाई करना है खुद से। इसने कहीं पे भी सैम्पल स्पेसेस और इवेंट्स की फेवर में जाने वाली आउटकम्स को एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ। आपने इनमें से हर क्वेश्चन के लिए 5A से लेकर 5N तक आपने इनमें से हर क्वेश्चन के लिए सैम्पल पहले आपने खुद से एलैबोरेट करना है कि ये जो एक्सपेरिमेंट इस क्वेश्चन में लिए, इस एक्सपेरिमेंट की सैम्पल स्पेस इतनी है, ये उसकी आउटकम्स हैं। अगर बड़ी हैं तो आउटकम्स की जस्ट कुछ लिख के तो उसको डॉट 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 कर दिया कि इसी तरह आगे इतनी आउटकम्स आएंगी। और अगर छोटा एक्सपेरिमेंट है तो आपने लिख के सारा बता देना कि ये इसकी सैम्पल स्पेस आएगी। जो भी एक्सपेरिमेंट आपने बताना है कि ये एक्सपेरिमेंट, इस क्वेश्चन में ये एक्सपेरिमेंट है,
तो इसके टोटल इतनी आउटकम्स आ सकती हैं। फिर जो इवेंट कंसिडर किया जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, उस इवेंट को अलग से लिखना है, उस इवेंट की फेवर में जाने वाली आउटकम्स को कुछ थोड़ा बहुत स्टडी करना है, और बाद में जो इसने थ्योरम इस्तेमाल किए हैं वहाँ बताना है कि इस स्टेज पे ये थ्योरम इस्तेमाल किया है और इस वजह से ये थ्योरम इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर इसको सिंप्लीफाई करने में भी अगर इसने कुछ स्टेप छोड़े हैं तो आपने वो स्टेप खुद फिल करके सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, तो ये 5(1)A से लेकर 5(n) तक की जो प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल्स आ रही हैं, ये हर तरह का एक्सपेरिमेंट जो भी इंट्रोडक्टरी लेवल पे, बल्कि क्या इंट्रोडक्टरी क्या मास्टर लेवल पे जितने भी अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं वो सारे यहाँ पे कवर हो रहे हैं। कुछ बहुत आसान हैं, कुछ टेक्निकल हैं, कुछ के लिए आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन यही वो चीज़ें हैं जो आप सोचेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। तो आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आंसर्स मैच करना मकसद नहीं है। अगर आप हर क्वेश्चन के साथ उसका आंसर लिख दोगे तो ये काफ़ी नहीं है, आपने चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, और जहाँ पे आपको आंसर तो मिल रहा है लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि ये आंसर कैसे आ रहा है, वो आपने मुझसे पूछना है और मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूँगा कि यहाँ पे ये आंसर कैसे आ रहा है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि खुद से इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ को परफॉर्म करें, ठीक है? क्योंकि मैंने फिर यही काम करना है कि यहाँ पे मैंने कोई एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, उस एक्सपेरिमेंट को सामने रखते हुए कोई अलग इवेंट उसमें से चूज़ कर लूँगा। तो अगर आपने सिर्फ उस इवेंट को परफॉर्म करने का रट्टा लगा लिया और उसका आंसर प्रोड्यूस करके दिखा दिया तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट थोड़ा चेंज करना है तो उसका रिज़ल्ट बिल्कुल चेंज हो जाना है। तो अगर आपने उस कंडीशन के अगेंस्ट उसका सॉल्यूशन टेक्निकली समझ लिया कि कैसे इवैल्यूएट होकर प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो अगर आप उसको कोई वेरिएशन कर दी जाए उसमें, तो आप उस वेरिएशन को भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो आपने इसके सॉल्यूशंस को समझना है इन एग्जांपल्स के। मैं यहाँ पे सैम्पल को चेंज करके आपका कोई क्विज़ भी ले सकता हूँ अगले वीक में इन एग्जांपल्स में से, ठीक है? तो इसलिए आपने इन क्वेश्चन को समझ के करना है। असाइनमेंट 4 का पार्ट बना लो इसको भी, 5A से लेके 5N तक। तो इनको आप बना लें असाइनमेंट नंबर 4 का रिमेनिंग पोर्शन। तो एक क्वेश्चन मैंने अलग से बता दिया था, अब बाकी क्वेश्चन ये वाले हैं, ये सारे आपने एक्सप्लेन करके इसको सिंप्लीफाई करके करने हैं अपनी असाइनमेंट के तौर पे। ठीक हो गया? तो वैसे तो कैंपस स्टडी शुरू होगी है मेरा ख्याल है इस मंडे से, तो लेकिन फिर भी आप ये वाली असाइनमेंट, क्योंकि मेरे ख्याल है ये लंबी असाइनमेंट हो जाएगी, तो आप इसकी फिर ऑनलाइन मुझे सबमिट ही करेंगे, मैं वहीं पे चेक कर पाऊँगा ताकि वो ज़्यादा बंडल बड़ा ना कैरी करना पड़े। तो आपने ये वन क्वेश्चन जो मैंने अभी प्रीवियस सेक्शन में से दिया है, और ये 5A से 5N तक के क्वेश्चन जिनको आपने सिंप्लीफाई करना है। हर क्वेश्चन का एक्सपेरिमेंट बताना है, उसकी आउट सैम्पल स्पेस बतानी है, और जो इवेंट कहा है वो इवेंट अलग से नाम रख के उसका, और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी मैच करनी है इसके आंसर के साथ। और जो आपको आंसर मिल रहा है, लेकिन वो तो दिया हुआ जारी बात है, लेकिन आपको समझ नहीं आया कि वो कैसे निकला, वो आपने लाजमी पूछना है। ऑब्जेक्टिव समझ आ गया? सर अब ये कह रहे हैं ना कि जैसे वो पिछले क्वेश्चंस ऊपर किए हैं जो सिंपल एग्जांपल्स थी, उनकी तरह की सैंपल स्पेस निकालनी है, इवेंट्स निकालने हैं, आउटकम्स वगैरह सारा सॉल्व करना है, और फिर उसके बाद ये जो इसका जो दी हुई है ये प्रोपोजिशन सारी है अप्लाई करनी है कोई भी इनमें से। प्रोपोजिशन 1 से 4 तक जो है वो यहाँ पे अप्लाई होती रहेंगी वक्तन फ़वक्तन, लेकिन आपका मकसद ये नहीं है कि ज़बरदस्ती आप प्रोपोजिशन 1 से 4 तक यूज़ करके यहाँ पे इसका आंसर दें। आपने डायरेक्ट सिंपल जो भी आपको इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए जो भी आपको करना पड़ रहा है वो आपने करना है, और आप सोल्यूशन देख के समझ जाएंगे कि आपको इसका सोल्यूशन करने के लिए क्या क्या टेक्निकल जो है वो प्रोपोजिशन चाहिए। तो आपने सर इसका मतलब है कि डेकोरेट करना है। सर इसका मतलब है कि हर एग्जांपल पर हर प्रोपोजिशन अप्लाई हो सकती है? हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि करनी पड़े। हो सकता है किसी, जैसा कि फर्स्ट 5A है, यहाँ 5A को परफॉर्म करने के लिए कोई भी प्रोपोजिशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब आपको अगर यहाँ पे डाइस बीइंग इक्वल टू द डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी फेस इज इक्वल द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द अप टर्न्ड इवेंट्स विल बी इक्वल टू 7। हाँ, अब देखो ना, ये 7A की 5A की प्रोबेबिलिटी है, ये डायरेक्ट 6 इवेंट्स काउंट करके जो हमने डिस्कस कर भी लिया है, सम 7 होने की प्रोबेबिलिटी वो निकाली हुई है। तो अब यहाँ पे कोई प्रोपोजिशन तो नहीं चाहिए ना, आपने जस्ट बताया है कि 2 डाइस रोल हो रहे हैं, 36 की सैम्पल स्पेस है, इवेंट ये है, इस इवेंट की फेवर में ये 6 आउटकम्स हैं, और ये प्रोबेबिलिटी आ गई 6/36, और ये आंसर आ गया 1/6। यानी कि आपने इन सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन करना है। समझ आ रही है? कॉपी नहीं करना, सॉल्यूशन तो हुआ है हर एग्जैम्पल का। जी सर। सॉल्यूशन आपने जस्ट मुझे ये सॉल्यूशन नहीं देना, आपने मुझे ये सॉल्यूशन एक्सप्लेन करके बताना है कि मुझे पता चले कि आपको ये सॉल्यूशन खुद समझ भी आ गया कि मैं अगर ये क्वेश्चन चेंज करके सम को 7 कर देता हूँ, या सम को 9 कर देता हूँ, या 36 कर देता हूँ, या कोई भी मज़ीद कोई एक्सप्रेशन यहाँ पे इन्वॉल्व करके
सम की जगह पे कोई और कंडीशन डाल देता हूँ, तो आप इसी 2 डाइस टॉस करने की एग्जांपल के अंदर वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकें और प्रॉपर्टी बता सकें। सर एक्सप्लेन तो ऐसे ही होगा ना, जब हम उसकी सैंपल स्पेस और इवेंट्स वगैरह बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। अगर वो यही बहुत है। लंबा है तो उसके अंदर से सम थोड़ा सा बता दें सैंपल। एग्जैक्टली, हाँ जी, आपने स्टेप बाय स्टेप उस एग्जांपल को बस एक्सप्लेन करते जाना। सही हो गया। और आपको खुद भी पता होगा कि आपने ये एग्जांपल जो की है ये आपको समझ आई है या नहीं। अगर आपको नहीं समझ आ रही, इसका मतलब है कि आपने ठीक तरीके से एक्सप्लेनेशन वहाँ पे नहीं दी। तो जहाँ पे आपको ना समझ आई, आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप ये ना कीजिएगा कि आप जस्ट इन एग्जांपल्स को पेस्ट कर दें और मुझे असाइनमेंट दे दें। कोशिश ये करनी है कि आपने इनमें से हर एक्सपेरिमेंट की जो प्रोबेबिलिटी फाइंड की है उसको समझ लें कि ये प्रोबेबिलिटी वाकई इतनी आती है। और ये क्वेश्चन अगर आपको खुद करना पड़ जाए, थोड़ी सी इस क्वेश्चन की वेरिएशन, तो आप वो खुद कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे तो फिर ही आप समझें कि आप कर लिया सही। जी सर। और सर इसके जिन क्वेश्चन में इन्होंने जो प्रोपोजिशन यूज़ की हुई है, हम वही प्रोपोजिशन यूज़ करेंगे या फिर कुछ ये चेंज कर सकते हैं प्रोपोजिशन? चेंज कर सकते हैं, हाँ। आप जो टेक्निक से, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन यहाँ पे है और वो इस सॉल्यूशन में उसने किसी और एक्सपेरिमेंट या किसी और तरीके से किया, और आप वही क्वेश्चन किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, तो इसके आपको मैं प्लस पॉइंट्स दूंगा। ठीक है। अगर आप कोई क्वेश्चन नए तरीके से करके दिखाते हैं और सेम आंसर और करेक्ट प्रूफ देते हैं ऑल्टरनेटिव तरीके से, तो वो ज़्यादा अच्छा सर मैं समझ। अगर आंसर सेम नहीं आ पाता तो मतलब वे हमने जो तरीका इस्तेमाल किया वो गलत है? इसका मतलब है कि वो आंसर, अगर आंसर सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि आपके तरीके में कुछ गलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तरीका टोटली गलत हो सकता है। हो सकता है कि उस तरीके को भी थोड़ा सा मज़ीद उसमें से एरर रिमूव करके उस, क्योंकि यहाँ पे ये है कि आप एक्सपेरिमेंट्स को कई तरीक़ों से परफॉर्म कर सकते हैं और इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से निकाल सकते हैं। जैसा कि एक इवेंट की कॉम्प्लीमेंट तरीके से भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट तरीके से भी निकाल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 में से माइनस कर देना आंसर, डायरेक्ट निकालते हैं तो डायरेक्ट आंसर आ सर जाएगा। हो सकता है तो ना कि क्वेश्चन के, हो सकता है उस क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक वहाँ कॉम्प्लीमेंट यूज़ ही ना करना हो और हम वहाँ पे कर दें, तो इस तरह भी तो हो हाँ, सकता है। और फिर से आंसर गलत आ जाए इस तरह से, यानी कि वहाँ पे वो प्रोपोजिशन यूज़ ही ना होती हो। हाँ जी, जी, हो सकता है कि आपने वो गलत कोई प्रोसेस वहाँ पे कर दिया, तो आपका आंसर थोड़ा सा गलत आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, गलत आंसर को मैं करेक्ट कर दूँगा आपको। मैं उसको टोटली 0 मार्क नहीं दूँगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि जो एक्सपेरिमेंट आपको जिस तरीके से लग रहा है कि परफॉर्म हो सकता है, तो आप उस तरीके से उसको सॉल्यूशन जी, को अपने तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। जी सर। या आप सर एक अल्टरनेटिव दे दो, आप एक सही प्रूफ दे दो और आप बाद में कहो कि ये इसका प्रूफ अल्टरनेटिव प्रूफ भी है। सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन दे रहे हैं इस क्वेश्चन का। उसमें आप जी, अपनी कोई नई टेक्निक इस्तेमाल कर लें अपनी अंडरस्टैंडिंग से, क्योंकि अगर आप खुद जब तक सोच के मेथड्स अप्लाई नहीं करोगे, आपको ये सही अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी इसकी। क्योंकि क्वेश्चंस की बेशुमार वेरिएशंस हैं यहाँ पे। आप ये नहीं कर सकते कि आप 4 तरीके के क्वेश्चंस के रट्टे लगा लें और आप कहें कि जी, अब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन नया आएगा वो बिल्कुल नए तरीके से हो सकता है होना। तो इसमें यही है कि आप अलग-अलग तरीकों की चीज़ें खुद कोशिश करके अटेम्प्ट करेंगे और आंसर उसके निकालेंगे, तो फिर आप समझें कि अब आप टेक्निक्स को खुद समझ रहे हैं और आप नई तरीके से खुद भी कोई चीज़ कर सकते हैं। ठीक है? मुश्किल जी नहीं है, सर। है आसान। सर वैसे अगर कोई इससे खास कोई निशानी या कोई सिंबल है कोई ऐसा कि इस क्वेश्चन पर ये प्रोपोजिशन यूज़ नहीं हो सकती, या कोई ऐसा कुछ आ जाए तो नहीं हो सकता, कुछ नहीं, ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव टाइप है। देखो, ये सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम कहते होते हैं आम लैंग्वेज में, कि ये जो है ये डिस्क्रिप्टिव तरह के क्वेश्चंस हैं। आपको एक सिनेरियो बताया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इस सिनेरियो में ये इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो अब वो टोटली आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आपको पता है कि सैंपल स्पेस क्या है, आपको पता है कि ये इवेंट उसने बता दिया है। अब उस इवेंट को फाइंड करना कि उस इवेंट की फेवर में कितनी आउटकम्स आ रही हैं, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। फर्स्ट चैप्टर में जितने काउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, आप उनमें से कोई भी प्रिंसिपल यूज़ करके आप उस इवेंट की टोटल आउटकम्स फाइंड कर सकते हो कि इस इवेंट की फेवर में टोटल इतनी आउटकम्स आ सकती हैं। और वो आप जिस तरीके से भी फाइंड करोगे, अगर सारी की सारी फाइंड कर ली हैं, तो आपका आंसर सही ही आएगा। समझ रहे? जी सर। अगर आपने सर कुछ वैसे आउटकम मिस कर दी हैं और वो थी, तो आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम आ जाएगी। जी सर। सर वैसे ओवरऑल तो यही है ना कि जब 2 इवेंट्स दिए हों हमारे पास या 2 चॉइसेस दी हों और उनको इकट्ठा लेके चलना हो या फिर किसी एक को ज़रूर लेकर चलना हो, जैसे वो बुक वाली एग्ज़ाम्पल थी, तो जी, अब हम यूनियन करेंगे। और अगर यानी दोनों को नहीं यूज़ करना, यानी दोनों ही नहीं यूज़ करनी, तो फिर हम कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर देंगे दोनों पर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। जब आपके पास, आपने बस ये देखना है कि यूनियन और इंटरसेक्शन को रीड करने की डेफिनेशन आपकी ठीक है, यानी कि आपको पता है कि ए यूनियन बी का एक्चुअल मतलब क्या है। ए यूनियन बी का मतलब है कि आइदर ए और बी और बोथ, यानी कि ए यूनियन बी में तीनों चीज़ें आती हैं कि सिर्फ ए हो जाए या सिर्फ बी हो जाए या अगर भी दोनों हो जाएँ तब भी वो यूनियन की कंडीशन को फुलफ़िल कर लेता है। लेकिन जो इंटरसेक्शन होता है वो कहता है कि नो, दोनों जो हैं इकट्ठे होने चाहिए, दोनों में से कोई एक हो और दूसरा ना हो तो ये नहीं चलेगा।
तो अगर आपको यूनियन और इंटरसेक्शन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अगर सही क्लियर है, तो आप जो डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स दी होती हैं इंग्लिश में, आप उनकी इवेंट्स की फॉर्म में जब स्टेटमेंट्स निकालते हैं तो वो आप सही निकालेंगे, अगर आपको यूनियन और इंटरसेक्शन का इंग्लिश लॉजिकल मीनिंग है वो आपको सही पता है। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जैसे ए यूनियन बी है या फिर ए इंटरसेक्शन बी है, तो हम इसको यानी अलग अलग कर सकते हैं, बी यूनियन ए एंड बी इंटरसेक्शन ए, इस तरह से। तो यहाँ पर तो ठीक हो जाएगा, आंसर सेम आ जाएगा। लेकिन जैसे एक ना प्रोपोजिशन शायद 5 थी या 4 थी, वहाँ पर माइनस वाला भी आ रहा ऑप्शन, यानी हमें माइनस भी करना होगा। तो जब माइनस में हम किसी को पहले रखेंगे तो तभी आंसर ठीक आएगा, जैसे जिसको पहले रखना चाहिए। अगर हम खुद से अपनी मर्जी से किसी को आगे पीछे करेंगे तो फिर तो सारा खराब हो जाएगा। जी बिल्कुल। कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होंगे जिसमें आप चीज़ों को जो है कम्यूट नहीं कर सकेंगे ऑपरेशन को अपने जो पहले रखा है वही पहले रखना होगा, और उस वक़्त आपको पता होगा कि पहले उसको क्यों रखा हुआ है, क्योंकि जो इवेंट पहले रखा हुआ है आपको उसकी डेफिनेशन भी पता है जो इवेंट बाद में रखा है आपको उसकी डेफिनेशन भी पता है तो आपको डिस्क्रिप्टिव वे में दोनों का पता होगा कि इन दोनों में से पहले मैंने उसको रखा है तो क्यों रखा है, और अगर आप उन दोनों को स्विच करना चाह रहे हो तो आपको पता होगा कि इन दोनों को मैं स्विच कर सकता हूँ इनके मीनिंग के लिहाज से कि नहीं कर सकता। ठीक है ना? जी सर। आपने यूँ ही करना है कि हर क्वेश्चन के अंदर आपने इवेंट्स के नाम रख लेने कि लेट ए बी द इवेंट के ये होना चाहिए, लेट बी बी द इवेंट के ये होना चाहिए, और जब आप इवेंट्स के नाम रख के जब उन स्टेटमेंट्स का स्टेट्स की फॉर्म में ट्रांसलेशन लिखेंगे तो वो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होगी और आपको खुद भी समझ आएगी कि ये ऐसे ही हो रहा है, सही हो रहा है। ठीक है, तो आप इनमें से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट के तो बहुत ईजी हैं, स्टार्ट के पहली 5-6 एग्जाम्पल्स बहुत ईजी हैं। ये जब आप करेंगे तो आपको एक तो आपका मोरल अच्छा हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। आगे चल के एक्सपेरिमेंटल टाइप की कुछ एग्जांपल्स भी आ जाती हैं, थोड़ी सी लंबी एग्जांपल्स हैं, लेकिन जब आपको शुरू की 5-6 एग्जांपल्स एक एक करके लेवल इंक्रीज़ कर रहा है। शुरू में बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स हैं, 1 से लेके 3 या 4 तक ABCD बहुत आसान है। फिर आगे चल के अगर आपको ABCD आपने खुद की हैं और आपको समझ आ गई है कैसे करनी है, तो फिर वो EFGH वाली भी आप कर लेंगे। तो इस तरह वो 1 बाय 1 इंक्रीज़ कर रहा है लेवल। ठीक है, तो आप इसलिए कह रहा हूँ कि शुरू की एग्जांपल जो हैं उनको तसल्ली से लिख के पढ़ के इसको करें। इसका सलूशन आपके सामने है, आपने सिर्फ समझना है इसको। तो आपको वो समझ आता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे किया तो आप मुझसे पूछ लें, आप ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किसी भी स्टेज पे वो उसने चॉइस क्यों ली है या किसी एक स्टेप से सेकंड स्टेप कैसे आ रहा है। तो आपने इसी तरह एक वीक में ये एग्जांपल सारी समझ लेनी है। आप यूँ ही समझें कि अगले लेक्चर से पहले आपको ये प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल सारी की सारी आनी चाहिए। ठीक है, अगला लेक्चर जो है वो उस लेक्चर तक आपने एग्जांपल्स जो हैं ये सारी कंप्लीट कर लेनी है। तो इसी वीक के दौरान आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कोई एक एग्जांपल कैसे परफॉर्म की जाएगी। ठीक है जी सर। सही, असाइनमेंट का चल टाइमिंग पे ना ज़रा पूरे वीक ही रख दीजिएगा एंड तक। ठीक है, चलें ठीक है, मैं अभी इसको जनरेट कर दूंगा और इसकी जो टाइमिंग रखूँगा वो रख दूंगा नेक्स्ट संडे तक। ठीक है, जी सर। चलो जी नेक्स्ट संडे में रख दूंगा टाइमिंग। आप अभी इसका सोल्यूशन मैंने आपको जो बताया आप उसको खुद से करें, वेरिएशन करें। बहुत मज़े के क्वेश्चन है, आप इसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपको इसकी सही अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाएगी चीज़ों की। चलें जी, कोई क्वेश्चन है तो बताएं मुझे। नो सर। काइंडली आप रिप्लाई कर दिया करें, हम आपको मैसेज करते रहते हैं, आप रिप्लाई नहीं करते। ठीक है, अगर आप मुझे कोई काम है तो आप मुझे ग्रुप में ठीक है टेक्स्ट कर दिया करें, मैं कर दूंगा रिप्लाई। पर्सनल चैट्स में मुझे टाइम नहीं मिलता है क्योंकि वो तकरीबन बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स का जो है वो रश होता है मैसेज थ्रेड्स के अंदर, तो मैं सिर्फ सर ग्रुप्स हम में ग्रुप रिप्लाई में कर कर देता दिया हूँ। करेंगे हाँ, ग्रुप में आप कर दिया करें तो मैं ग्रुप्स वालों को मैंने पिन किया होता है तो वो बस। ग्रुप्स वाले रिप्लाई में देख लेता हूँ। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन रीड करें क्योंकि इनमें मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछने पड़ सकते हैं, लेकिन आप खुद भी सोचेंगे तो आप समझ जाओगे इसके आंसर्स, लेकिन स्टिल आपको हेल्प लेनी पड़ सकती है तो वो मैं आपको फ़ौरन हेल्प कर दूँगा, लेकिन आपने पहले खुद रीड कर लेना, बाद में जो है वो उससे कोई क्वेश्चन पूछना। ठीक है, तो मैं आपको फ़ौरन ग्रुप में उसका ठीक आंसर है। दे दूँगा। चलें जी, वेरी गुड। और कोई क्वेश्चन हो आज के लेक्चर के हवाले से, प्रोबेबिलिटी की कुछ एग्जांपल्स और जो है वो टाइप्स मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स की और उनमें इवेंट्स की टाइप्स आपने देखी हैं आज। ठीक है, बस आप इनको एक बार रिवाइज़ करें और असाइनमेंट को सॉल्व करना शुरू करें तो ये क्लियर हो जाएगा सारा।
ठीक है, कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर इसको एंड कर देते हैं। नो मोर क्वेश्चंस? नो सर। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।